नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से कमाई का अड्डा। मार्केट की आज की एक्टिविटी फिर से जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। आखिरी 1.5 घंटा कैसा रहेगा, उसी पर रहेगा फोकस। लेकिन पहले सुर्खियां। सेंसेक्स निफ्टी में बेहद सीमित दायरे में कारोबार, लेकिन निफ्टी बैंक में नीचे से करीब 300 पॉइंट की शानदार रिकवरी। आईटी, सरकारी बैंक, फार्मा स्टॉक्स में बढ़त। इंडिया में तो बेरिश हमको कभी होना नहीं चाहिए। हमारी इकोनॉमी में, हमारे इंडेक्स में वो क्षमता है कि हर 5-6 साल में पैसा फिर हमारा डबल करता जाए। दिग्गज फंड मैनेजर प्रशांत जैन की सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत। कहा चुनौती भरा रहेगा वर्ष 2023। डिपॉजिट रेट बढ़ने से इक्विटी से पैसा जा सकता है डेट की तरफ। एफआईएस की बिकवाली बढ़ी तो बढ़ेंगी दिक्कतें। और आज तीसरी तिमाही के अच्छे लोन ग्रोथ अपडेट के बाद छोटे सरकारी और प्राइवेट बैंकों में जबरदस्त खरीदारी। कैथलिक सीरियन बैंक और साउथ इंडियन बैंक में 6% तक की तेजी। इंश्योरेंस कंपनियों में आज जोरदार तेजी। एचडीएफसी लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल्स, आईसीआईसीआई प्रू, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में करीब 4 से 5% तक का जोरदार उछाल। और कच्चे तेल में सुस्ती के बावजूद विंडफॉल टैक्स में करीब 23% की दिखी बढ़ोतरी। डीजल एटीएफ पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ी। दुनिया में डीजल की डिमांड बढ़ने और डॉलर की चाल का दिखा असर। आज ओएनजीसी और रिलायंस के स्टॉक्स में 1% का दबाव। और सोने और चांदी की चमक में जोरदार निखार। एमसीएक्स पर सोना 30 महीने की ऊंचाइयों पर पहुंचा 55,600 के पार। चांदी भी 70,000 के निकली ऊपर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं हूं हर्षदा, दिल्ली से मेरा साथ दे रहे वीरू। और भारतीय बाजारों के आखिरी 1.5 घंटे के कारोबार पर हमारी रहेंगी नजरें। 18,220 इनफैक्ट अपने डे हाई के करीब इंडेक्स पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। 240 दरअसल डे हाई था, उससे सिर्फ अब हम करीब 19 अंक दूर हैं। निफ्टी बैंक में एक बहुत तगड़ा रिवर्सल देखने को मिला। 218 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। और मिड कैप स्टॉक्स ठीक ठाक है। इनफैक्ट मिड कैप में सुबह में ज्यादा एक्शन देखने को मिला था। इस समय ये एक्शन दिग्गजों में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह भी हम ये चर्चा कर रहे थे कि 18,200-250 इंपॉर्टेंट स्तर रहेगा ऊपर की तरफ। उसके काफी करीब इनफैक्ट आ चुका है। वीरू, क्या अप्रोच रहनी चाहिए स्पेशली क्लोजिंग के लिहाज से निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में? गुड आफ्टरनून हर्षदा। और देखिए, सुबह हमारी क्लियर कट अप्रोच थी। सुबह हर्षदा डिप मिले तो बाय कीजिएगा। एक पिवट पॉइंट था हर्षदा मॉर्निंग की स्ट्रेटेजी में। इट वॉज 18,126। इसके ऊपर का कोई भी कंट्रोल्ड फॉल आप खरीदिएगा। बाजार खुला, सिंक हुआ थोड़ा सा, करीब 148 का लो लगाया, उसके ऊपर गया। आपको याद होगा 9:15 पे जब आपने मुझे, अगर आप देखिए हैंडओवर दिया था, हमने बात की थी कि ये एक अच्छा दिन लग रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि हम 18,243 को विजिट करेंगे। इंटरडे हाई था मॉर्निंग का 18,241। क्या था वो था एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मतलब -2 पॉइंट्स। हाँ, 12 बजे जब मैं स्क्रीन पे था, मैंने एग्जैक्टली यही बात की थी कि ये डेटा 20 डेमा प्लस का नजर आ रहा है। लेकिन 20 डेमा पे हमेशा फाइट होती है, टसल होता है। इतना आसान नहीं होता है इसे पार करना। कोई डिप मिले टुवर्ड्स 18,150, उसको लपकिएगा हाथों हाथ। हर्षदा लगभग 18,160 तक का डिप भी आया। हम एक बार फिर से डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। और इस वक्त के डे हाई की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो 9:15 से लेकर 12:10 तक साथ में नहीं था, वो अब साथ में खड़ा है आपके। वो क्या है? निफ्टी बैंक। ऑल दो जरा एक बार के निफ्टी के सेट्स को देखते हैं। देखिए, अगर आपने सुबह लॉन्ग किया, डिप को भी बाय किया टुवर्ड्स 18,150, आपको पैसा मिला है। क्या हमारे पास इस वक्त का डेटा वो है जो हमको कहता है जनाब कि आप 20 डेमा बाइसेट कर जाएंगे? आइए उसे जज करने की कोशिश करते हैं। हर्षदा, कल के जो क्लोजिंग डेटा थे उसके मुताबिक 18,200 के प्लस के सर्कमस्टेंसेस थे। वहाँ पे पुट राइटर्स का 18,200 के कन्विक्शन दिखा रहा था। आप अभी देखिए जो मिड सेशन में एक डिप आया है, 18,200 का पुट राइटर थोड़ा एग्जिट कर गया।
बट स्टिल वहाँ का आउटस्टैंडिंग वाई अभी करीब 88 लाख का है, 27 लाख कॉल बिकी हैं, 18,100 का पुट राइटर भी एक्टिव है, 25 लाख कॉल भी वहाँ बिकी पुट बिकी हैं। बट 18,200 पे 300 पे कॉल राइटर्स हैं, उतने ही क्वांटम में जितने क्वांटम में इन दो रेंजेस में 18,200 पे 100 पे पुट राइटर है। तो हर्षदा मैं यही कहूँगा कि इस इंडेक्स को ट्रेड करने का मतलब तरीका वही है। डायरेक्टर साहब प्लीज़ मॉर्निंग की स्लाइड्स फिर लेके आइए, डिट्टो वही लेवल है, लेवल्स में कोई परिवर्तन नहीं है, नो चेंज व्हाटसोएवर। जब जब आपको बेस 1 के ऊपर कोई डिप मिले ग्रैब करिए उसे, इस रेंज को बाय करने का या ट्रेड करने का फंडा वही है, सिंपली वही, कोई तब्दीली नहीं है हर्षदा। एनी डिप अबव 18,150 160 ग्रैब बाय करिए, अभी भी लॉन्ग रहिए। मेरे को लगता है हर्षदा अभी बैंक निफ्टी वो फोर्स जनरेट कर रहा है जिस मार्केट को ऊपर ले जाएगा। और वंस यू विल बाइसेक्ट 18,143 दैट इज 243 आई मीन 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप 271 और 310 के जोन को छुएं। स्टे लॉन्ग की अप्रोच है हर्षदा निफ्टी पर। अब लाइए आप निफ्टी बैंक। सुबह की अप्रोच क्या थी? सुबह इनफैक्ट 9:18 पे हमारा जो वचन थे, मतलब जो वर्ड्स थे, वो एग्जैक्टली यही थे कि आज बैंक निफ्टी थोड़े दूसरे अंदाज में है और इट्स अ थर्ड अटैम्प्ट एंड थर्ड इज ऑलवेज क्रिटिकल एंड डिसाइसिव। गया क्या छू के आया ये? जरा प्लीज़ निफ्टी की बैंक की रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। हमारे जो बेस थे वो क्या थे, रेजिस्टेंस क्या थे? निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस था एग्जैक्टली अगर आप देखें 338, ये फर्स्ट टिक का हाई था, नीचे आया, सेकेंड अटैम्प्ट में 440 अटैम्प्ट किया और थर्ड अटैम्प्ट में आप देखें 57 तक गया। और नीचे याद रखिएगा बेस क्या है, 43,080। जब जब वो डिप मिले डेफिनेटली बाय कीजिएगा। अभी हम डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, इट्स 43,426। कितने पोटेंशियल हैं कि हम इस 43,500 के जोन को बाइसेक्ट कर जाएं? आइए उसको जज करने के लिए एक बार स्टैट्स को देखते हैं। हमारे पास पुट राइटर्स का कन्विक्शन है कि नहीं है, और कॉल राइटर्स क्या बैकफुट पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या फिर हमें यहाँ पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए। जरा प्लीज़ देखिए आइए कॉल्स और पुट्स। अगर आप इस वक्त कॉल्स और पुट्स का कंसंट्रेशन देखें, स्पेशली अराउंड दीज 3 स्ट्राइक्स, हर्षदा यहाँ पे कॉल राइटर्स में थोड़ा सा अगर आप देखें कन्विक्शन अगर कहीं है तो वो है 43,500 पे, जहाँ पे करीब 42 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, और 43,000 पे अगर आप देखें पुट राइटर है जो करीब 40 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई लेके बैठा है। अच्छा लग रहा है ये देखकर कि 43,200 का पुट राइटर भी कुछ कन्विक्शन अपने अंदर लेके आ रहा है। 10 लाख पुट बिकी है। तो मेरा व्यू यही है, स्टे लॉन्ग ऑन बैंक निफ्टी। लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मिनट्स, और आई थिंक 30 मिनट। अगर हर्षदा ये 510 का जोन कटता है तो एक सुपर स्विंग इस क्लोजिंग में आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर 510 बाइसेक्ट होता है तो कम से कम 150 पॉइंट का। और स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए, थोड़ा हमें रिस्क लेना पड़ेगा अपना। स्टे लॉन्ग टिल वी हैव 43,200 ऑफ द स्क्रीन। हर्षदा एक और चीज़, मेरे ख्याल से एक पॉइंट जो आप पहला सौदा में बोल के गई थी और जिसको हमने छोड़ दिया था, दैट वाज TCS। वो देखिए कितना भारी पड़ा, बट इट्स स्टिल एट डे हाई। तो निफ्टी के लिए निफ्टी बैंक और निफ्टी IT दोनों इस वक्त वो काम करते हुए जिसके सहारे आप उस 20 डे को बाइसेक्ट कर सकते हैं। हर्षदा जी हाँ, एक बहुत तगड़ा ट्रेंड, और इस बीच डाउ फ्यूचर्स की चाल भी बहुत ही मजबूत दिखाई दे रही है। वो भी दरअसल इस तेजी में एक अपना ही रंग ढालेगा। करीब 300 पॉइंट की रिकवरी डे लो से, और 200 पॉइंट ऊपर इस समय डाउ फ्यूचर्स। ताज़ा अपडेट, नैस्डैक फ्यूचर्स 53 पॉइंट ऊपर। अमेरिकी बाजार आज खुलेंगे एक लंबी न्यू ईयर वीकेंड के बाद। चलिए अब कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आज सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है। तो आज BFSI का दिन है। बैंक्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर NBFCs या इंश्योरेंस, यही स्पेस है जहां पर सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। तो तेज़ी के ट्रेंडिंग काउंटर्स अब आपकी स्क्रीन पर। HDFC लाइफ 4.5% ऊपर, SBI लाइफ में 2.5% का इजाफा, PFC 4% भागा, तो CSB में 5.5% तक के गेंस देखने को मिले हैं। ये वो स्टॉक्स है जहां पर सबसे ज्यादा तेजी बनती दिखाई दी है। मंदी की तरफ M&M फाइनेंशियल सर्विसेज 3% नीचे। अपडेट ठीक था लेकिन बाजार को पसंद नहीं आया शायद। TVS मोटर एक तरफा तेजी दिखाने के बाद इसकी तेजी पर लगा है ब्रेक, रिवर्स गियर में चल रही है ये गाड़ी। 3% का नुकसान। नवीन फ्लोरिन 2% फिसला, तो जोमैटो एक और बड़े रेजिग्नेशन के बाद CTO ने रिजाइन किया है और वो स्टॉक 58.95 के आसपास ट्रेड करता हुआ 2% नीचे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं
मुनाफा वसूली अच्छी खासी बनती दिखाई दे रही है। चलिए जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं जो आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। रुचित जैन, प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, ये सब हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं डिटेल में श्रीकांत चौहान से। सुदीप शाह भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मयूरेश जोशी एक फंडामेंटल नजरिया देने के लिए तैयार होंगे। 2:10 पर हमारे साथ नए साल की कमाई की थीम्स, स्पेशली रिटेल निवेशकों की तरफ से रुचि क्या रहेगी, फंड फ्लो का हाल क्या है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के सीईओ अजय मेनन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। 2:30 बजे खास सेगमेंट क्या चल रहा है पर फोकस रहेगा। फिर 2:40 पर 4 का चौका सस्ता ऑप्शन श्रीकांत देंगे। मानस जायसवाल देंगे एफएनओ का सुपरस्टार। प्रकाश कावा से जानेंगे चार्ट का चमत्कार। तो मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश रेडी रहेंगे। 2:50 पर एक और आउटलुक लेकर आएंगे 2023 के लिए। प्रभुदास लीलाधर की क्या रणनीति रहेगी अपने निवेशकों को सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाने की। कंपनी की सीएमडी अमीशा वोरा हमारे साथ जुड़ने वाली है। यतिन छुट्टी से लौट आए हैं तो डीलिंग रूट का चेक भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। जैम, हर्षदा लग रहा है पूरा जोर लगा रही है इस वक्त। गला कुछ नाराज है हर्षदा? वीरू, ठंड हो रही है दिल्ली में, लेकिन बॉम्बे में सबको जुकाम और खांसी हो रही है, तो उसी से मैं डील कर रही हूँ। तो अपॉलॉजीज अगर बीच बीच में आवाज़ थोड़ी सी दब जाए। कोई बात नहीं। आवाज़ भारी आ रही है आपकी, अच्छा है। आई मीन टेलीविज़न को बहुत सूट करती है भारी आवाज़, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर्षदा, एक काम करते हैं, चलिए अब कॉल सुझाना शुरू करते हैं। और हमारे साथ प्रकाश काबा, रुचित जैन, मयूरेश जोशी जी मौजूद हैं इस वक्त। आप तीनों को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पहले प्रकाश सर, आपका कन्विक्शन कॉल एग्जैक्टली मार्केट्स एट डे हाई, स्पेशली निफ्टी बैंक, आपका कन्विक्शन कॉल क्या है? मेरा कन्विक्शन कॉल है टाइटन पर। मुझे इसका चार्ट स्ट्रक्चर पसंद है। अपमूव मिला था, फिर साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ और अभी पिछले 1-1.5 घंटे में हम देख रहे हैं कि एक अपमूव मिल रहा है और ट्रेड कर रहा है 2593 पर टाइटन। मुझे लगता है 2620 तक जाना चाहिए। यस, टॉप होगा 2570 टाइटन। ओके, टाइटन पे बाय कॉल है आपकी सर। और इट्स 2596। बहुत खूबसूरत बात इस ट्रेड के साथ ये है जनाब कि ये स्टॉक पूरा का पूरा नवंबर, पूरा का पूरा दिसंबर रेस्ट लेके आया है। गोल्ड प्राइसेस अभी आपने सुर्खियों में पड़ा है 30 महीने के हाई पे। इट्स एन एडवांटेज। जो भी इनकर आप देखें, इनकी इन्वेंट्रीज होती है, जो भी अगर आप देखें गोल्ड इनके पास पड़ा होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। इट्स एन एडवांटेज। आप मैरिज सीजन में है जो कि इस बार लेट अराइवल है, तो क्लियर कट अगर आप देखिए सर्कमस्टेंसेस टेक्निकल्स के मुताबिक एक अच्छा ट्रेड है टाइटन का। रुचित, आपकी राय, आप क्या चेस करेंगे इस वक्त? मैं फिलहाल एक कैश मार्केट का स्टॉक देना चाहूंगा बाय के लिए, वो है स्ट्राइड्स फार्मा। यहाँ पे हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में जो हाई लेवल से करेक्शन आया था, लगभग 380-385 के लेवल से रिसेंटली करेक्शन हुआ, लेकिन ये करेक्शन के बाद स्टॉक ने अपने 200 दिन के ईएमए को एक अच्छा सपोर्ट बेस बनाया, जो पिछली बार भी सिमिलर ऐसे था। जब भी अभी लास्ट अगर आप 2-2.5 महीने में देखेंगे तो जो भी करेक्शन आ रहे हैं उसके 200 ईएमए तक आ रहे हैं, वहां से फिर से अपमूव स्टॉक प्रीएम्प्ट कर रहा है। और सेकेंडली आप प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखेंगे लास्ट 1.5-2 महीने का, तो जब स्टॉक में गिरावट आ रही है तो बड़े वॉल्यूम्स नहीं है, कम वॉल्यूम्स के साथ करेक्शंस है, लेकिन प्राइस अपमूव्स में वॉल्यूम्स अच्छे हो रहे हैं, तो क्लियर बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो करंटली 364 के आसपास स्ट्राइड्स फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी। 353 के नीचे स्टॉप लॉस 382 तक के टारगेट्स के लिए। के टारगेट के लिए स्ट्राइड्स फार्मा एक तेजी वाला ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट ऑफ लेट हमने देखा है कुछ कूल ऑफ देखने को मिला है फार्मा कंपनियों में, लेकिन एक तो स्टॉक्स है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मयूरेश जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए। मयूरेश, एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कल आपने पीएससी दिया था, उस दिन भी चला, लेकिन आज का ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस साबित होता हुआ दिखाई दिया है। पीएससी इनफैक्ट टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल, 4.5% ऊपर ये, और करीब 10% तक का ओपन इंटरेस्ट एडिशन। आपने ऑफ कोर्स फंडामेंटल आधार पर ये पिक किया था। आज ऐसा ही कुछ दोपहर में भी ट्रेड आइडेंटिफाई किया है क्या? आफ्टरनून अर्षदा जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो दो चीजें आई थिंक एट मार्केट्स विद इंडिया, जो हम ओनिल मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं, वहां पे हम फॉलो थ्रू डे की राह देख रहे हैं, जो एक 1.5% की मूव इंडेक्स पे आनी चाहिए। अगर ये मूव आती है तो एक पुष्टि मिलेगी कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो 3 सेक्टर्स FY23 में हमारा जो पैनरे इंस्टीट्यूशनल सॉफ्टवेयर है उससे दर्शाए जा रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 26 वीक्स रोलिंग पीरियड बेस्ड ऑन अर्निंग्स एस्टिमेट्स, ये कैपिटल गुड्स स्ट्रोक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 3 स्पेसेस हैं। हैविंग सेड दैट, हमारे ग्लोबल रिसर्च टीम में फाइनेंशियल सर्विसेज से
जो मिड टियर बैंक्स है उस पे एक बाय वॉच लिस्ट बना ली है। फेडरल बैंक का एक बैंक हमें काफी अच्छी लग रही है फ्रॉम द मिड टियर स्पेस। ऑब्वियसली आई थिंक एक कंडीशनल रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं कह रहा था, फॉलो थ्रू डे, और जो 140 की लेवल है ऑन दी ओनिल लेंस, जो हम पिवट लेवल्स कहते हैं, वो क्रॉस करना चाहिए। दो चीज हो रही है हर्षदा जी आई थिंक फॉर फेडरल बैंक इन जनरल। अगर आप देखिए जो पिछले तिमाही के नतीजे थे, आई थिंक काफी बैंक्स के लिए थर्ड क्वार्टर नंबर शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। जो की पैरामीटर्स होते हैं हर एक बैंक के लिए, आज रिस्ट्रक्चर्ड बुक पूरे सिस्टम के लिए कम हुआ है, फेडरल बैंक के लिए भी कम हुआ है, इसलिए रिस्ट्रक्चर बुक स्टैंड्स एट 2% फॉर फेडरल बैंक का। अगर हम जीएनपीएस और नेट एनपीएस की बात करें फॉर द बैंक इटसेल्फ, काफी अच्छी खासी आई थिंक रिकवरी देखी गई है दोनों रेशियोज में, और 2.5% और 0.8% ये रेशियोज जीएनपीएस और नेट एनपीएस के हैं। अगर मैं स्लिपेजेस की बात करूं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक अच्छे खासे मॉडरेट हुए हैं एट 1.1%, और एक्सपेक्टेशंस बैंक यही मान के चल रही है कि 1% के नीचे अगले 2 तिमाहियों में देखने मिले। तो मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फेडरल बैंक्स लायबिलिटी फ्रेंचाइज, जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है, जो कासा और रिटेल टर्म डिपॉजिट्स हैं, ये 90% के ऊपर है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इनके पास एनआरआई डिपॉजिट्स आते हैं, इवन दे गेट रीप्राइस्ड एट लिटिल हायर लेवल्स, जो निम्स है वो मेंटेन होना 3.4-3.5% के पास मुमकिन है, क्योंकि जितनी एनआरआईज को आई थिंक डिपॉजिट दरें दी जाती है वो फिर भी कम होती है कंपेयर टू रिटेल डिपॉजिट्स फॉर रेसिडेंट इंडियंस इन इंडिया। तो मुझे लगता है ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो रिटर्न रेशियोज हैं, इसमें एक अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। रिटर्न ऑन एसेट्स 1% के ऊपर, रिटर्न ऑन इक्विटी 13.5-14% के आसपास अगले 1 से 1.5 वर्ष में आनी चाहिए। तो आई थिंक फेडरल बैंक हमारे बाय वॉच लिस्ट पे इस पे नजर जरूर रखिए। आपके स्क्रीन पे याद रखिएगा थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है हायर लेवल से, बट स्टिल अगर आप आज की ओआई समरी को देखें तो ओआई की समरी में फेडरल बैंक में करीब 10.5% का ओआई गेन। दरअसल होता क्या है, एक बहुत ही आप देखें शानदार अपडेट के बाद या नंबर्स के बाद या फिर क्वार्टरली नंबर्स के बाद अमूमन एक हल्का सा अगर आप देखें एक ठहराव आता है, पॉज आता है, लॉन्ग ट्रेडर्स अनवाइंड करने की कोशिश करते हैं, बट याद रखिएगा इसने एक बड़ी अच्छी रेंज को बाइसेक्ट करने की तैयारी करी है। 140-180 वो एग्जैक्टली आज का हाई जो है वो सिमिलर था 15 दिसंबर के हाई से। थोड़ा देर लगती है बट ओआई रिएक्शन सुपर है इस स्टॉक में। थोड़ा सा अगर आप देखें निफ्टी बैंक की और निफ्टी की उस ट्रेजेक्ट्री लगभग 18,220 से लेकर 243, इस 30-23 पॉइंट की ट्रेजेक्ट्री से, और बैंक निफ्टी में करीब 43,400 से 500 की ट्रेजेक्ट्री में हल्के से प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ब्रेकआउट पॉइंट रहेंगे 243, 510 याद रखिएगा। बार बार स्विंग मिल रहा है इंट्राडे में, और जनरेट कौन कौन कर रहा है अब जरा लेके आते हैं कुछ हैवी वेट्स। देखिए प्रकाश सर की जो टाइटन की कॉल थी बेहद शानदार रही, अभी भी डे हाई पर आके ट्रेड कर रही है। अब जैसा कि सुर्खियों में आपने देखा था, आज इंश्योरेंस स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। डायरेक्टर साहब जरा एक बार वो ओआई की शीट लेके आइए जो मैंने आपको भेजी थी। एसबीआई लाइफ, मन्नापुरम फाइनेंस, आईसीआईसीआई जीआई और एचडीएफसी लाइफ। आज फाइनेंस स्पेस में ये सुपर ओआई गेनर्स हैं। एसबीआई लाइफ 12%, मन्नापुरम 11%, आईसीआईसीआई जीआई लगभग 9% और एचडीएफसी लाइफ में अगर आप देखें तो करीब 4% है। लेट्स चेक एसबीआई लाइफ फर्स्ट। प्रकाश सर जरा एसबीआई लाइफ को देखिएगा, आपकी अप्रोच इस स्टॉक पे क्या होगी? 1269 धीरे धीरे ये आई थिंक वो पोटेंशियल गैदर करता हुआ, जुटाता हुआ, जिसमें वो 13 सितंबर से लेके जो एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल निकल रही है वो बाइसेक्ट होने की कोशिश करती हुई। आपकी राय सर इस स्टॉक पे? बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर एसबीआई लाइफ का पॉजिटिव है। हाँ, हमने थोड़ा करेक्शन देखा 1350 से, फिर करीब 1200 में एक बाउंस मिला। लगता है ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, डाउन मूव हुआ, वो अरेस्ट हुआ, अप मूव शुरू हुआ है। ब्यूटीफुल स्पॉट है। आज तो एचडीएफसी लाइफ भी अच्छा है, तो मैं कहूंगा एसबीआई लाइफ बिल्कुल लेना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 1269, नियरेस्ट टेक्निकल टारगेट होगा 1300 के करीब। मेरे ख्याल से वहां से 1-2 दिन में जाना चाहिए। स्टॉप होगा 1250 का एसबीआई लाइफ में। बिल्कुल अच्छा लगता है, लेने लायक है एसबीआई लाइफ। जी हाँ, एसबीआई लाइफ एंटायर एनबीएफसी चंक में सबसे स्ट्रॉन्ग एडिशन जिस स्टॉक में हुआ है वो है एसबीआई लाइफ। डेटा देखिए। मानस अब जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। मानस, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मानस, बैंक्स में सुपर स्विंग है, आईटी में अच्छा स्विंग है, इंश्योरेंस स्टॉक्स में अच्छा स्विंग है। आपका 2 बजे का कॉल क्या रहेगा? इनफैक्ट 2:15 का कॉल क्या रहेगा? तो देखिए, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए जो कॉल है वो मेट्रोपोलिस पे है। मेट्रोपोलिस पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि देखिए स्टॉक ने अब ऐसा लग रहा है कि 1300 रुपए के आसपास बॉटम बना लिया है। आज स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं।
तो आई थिंक अब करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए मेट्रोपोलिस में। 1344 ये आपके स्टॉप लॉस के स्तर रहेंगे। ऊपर की तरफ 1410 जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है, 1410 तक के टारगेट्स आप मेट्रोपोलिस में देख सकते हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड्स इस समय आइडेंटिफाई होते हुए स्ट्राइड्स फार्मा, टाइटन, मेट्रोपोलिस, फेडरल बैंक, इन सब में अच्छा खासा एक्शन। ऑफ कोर्स आगे डिटेल में इंश्योरेंस कंपनियों पर भी बात करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा सिम्बी से आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से, और अब हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के हेड सीईओ रादर अजय मेनन स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं, और उनसे भी एक अंदाजा लेंगे कि इस समय बिजनेस की स्थिति कैसी उभर कर आ रही है। नए साल का आगाज हमने एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर किया है। अजय, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year to you too, ma'am, and to the whole viewers of CNBC Awaaz. Very happy New Year. शुक्रिया। अब उम्मीद यही है कि ये साल ज्यादा खुशियों वाला रहेगा, क्योंकि 2022 में हमने यही देखा कि कुछ सेट ऑफ इन्वेस्टर्स थे जिनके पोर्टफोलियो में कोई बदलाव ही नहीं हुआ, कुछ थे जिन्होंने डिसेंट पैसा बना लिया है। जब आप लोग अपने क्लाइंट बेस से बात करते हैं 23 को लेकर, पैसे की कमिटमेंट के लिहाज से, इक्विटीज में और भरोसे के लिहाज से क्या फीलर्स मिल रहा है? कि अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर कि ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी वाज इन अ वेरी डाउन टर्न जी, उसके तरह इंडिया की तरफ देयर वाज मच मोर स्ट्रॉन्गर ओवरऑल रिटर्न। सो यही ट्रेंड आगे जाने के लिए आई थिंक वी आर वेल पॉइज्ड, वी आर वेरी मच अलाइंड फॉर द ओवरऑल अगेंस्ट द ग्लोबल इकोनॉमी। तो निवेशकों को यही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, गुड क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, द ओवरऑल फंडामेंटल्स आर वेरी गुड। तो इन द लॉन्ग टर्म पैसा बनना कोई इज कंफर्टेबल, बट इफ यू लुक एट शॉर्ट टर्म, एक दो महीना, देयर इज बजट, देयर इज लॉट ऑफ वॉलिटिलिटी, तो यू शुड बी लुकिंग मोर फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। दैट इज द बिगर पिक्चर। इनफैक्ट मनी बनाने का या फिर लॉन्ग टर्म पैसे बनाने का पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 2020 में एक चलन आया था कि कई सारे नए निवेशक बाजार में जुड़ने लगे और इतनी बड़ी तादाद में आए कि जब भी FIIs ने बेचा है हमारा इन्वेस्टमेंट, चाहे वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के जरिए हो या फिर कोर रिटेल मनी हो, हमने वो सेलिंग पचा ली है। विल दिस ट्रेंड कंटिन्यू आपको लग रहा है 23 में? क्योंकि इस बीच ये भी हुआ है कि रेट्स बढ़े हैं तो आपको बैंक भी अच्छा खासा FD में पैसा बनता दिखाई दे रहा है, जो पिछले 2-3 सालों में नहीं हो रहा था। अब इस साइकिल में जब आप रिटेल निवेशकों से बात करते हैं, सेंस क्या है? क्या इक्विटी को लेकर जो एक्सूबरेंस था वो अब भी कायम है? सबसे अच्छी बात यही है कि रिटेल इन्वेस्टर ये सब वॉलिटिलिटी में साथ में रहा है, और अगर आप SIP म्यूचुअल फंड का फ्लो देखेंगे 13,000 14,000 करोड़ मंथ ऑन मंथ अभी भी आ रहा है इन स्पाइट ऑफ ऑल द वॉलिटिलिटी। सो ये और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ दिख रहा है मार्केट में कि ये पैसा किधर जाएगा नहीं। पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, देयर इज श्योरली 1.5-2% का इंटरेस्ट रेट का राइज आया है, बट इट माइट हैव अ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, बट लॉन्ग टर्म द मनी इज स्टिल कमिंग। एंड मेरे को नहीं लगता है कि इक्विटी से आज की तारीख में जो म्यूचुअल फंड का जो कैंपेन है और द इन्वेस्टर्स को जो समझ है मार्केट के बारे में कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी में ही पैसा बनता है ऑन अ सस्टेन बेसिस, तो वो पैसा जरूर आना है और भी बहुत आना है। आज की तारीख में स्टिल वी आर जस्ट 4% ऑफ मनी कमिंग इनटू द ओवरऑल मार्केट, तो देयर इज स्टिल ह्यूज स्कोप। अच्छा, आप लॉन्ग टर्म बोलते रहे अजय जी, लेकिन ये जो नए निवेशक आए हैं सिर्फ 2 साल हुए उनके मार्केट में, सो दे हैव नॉट रियली सीन द बिग साइकिल्स। दे हैव सीन अ वेरी गुड साइकिल ऑफ 2022 एंड अ लिटिल बिट ऑफ पेन in 2020 and 2022। अब यहाँ पर आपको लग रहा है इनमें क्षमता है लंबे अवधि तक बने रहने की, या फिर आपको ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत होती है? ये कंटिन्यूस जर्नी है, और दैट इज वेयर द होल मार्केट इज ऑल अबाउट कि यू हैव टू सी द डाउन साइड टू गेट द अपसाइड। करेक्ट। तो अनलेस यू आर रेयर फॉर द लॉन्ग टर्म, यू विल नॉट गेट द शॉर्ट टर्म ऑल्सो। तो आई थिंक दैट इज वेयर इन्वेस्टर्स हैव अंडरस्टूड, बिकॉज 2020 के बाद जो इन्वेस्टर्स आए हैं जो कंटिन्यूसली आ रहे हैं, और आज की तारीख में मंथ ऑन मंथ जो इन्वेस्टर्स की तादाद देखी हमने, तो हमको लगता है कि दिस इज अ वेरी डिफरेंट ट्रेंड एंड द रिटेल इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट एंड इन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन द मार्केट। तो किस तरह का क्लाइंट एडिशन रफली आप देख रहे हैं इस समय? रिटेल कोर रिटेल क्लाइंट कितना इंटरेस्टेड है इस समय पैसे लगाने के लिए? जो आज की तारीख में मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे तो 18 लाख निवेशक आ रहे हैं मार्केट में नया। And if you look at NSE का overall active client, around 3.5 crore active client है monthly. That is what they can see.
ये ट्रेंड कम हुआ है पहले से, बट इट इज मच मोर देन व्हाट इट वाज इन 2020 2021. तो दैट्स अ रिटेल ट्रेंड, बट दिस ट्रेंड कैन ओनली गो अप. और दैट्स व्हाट आई सेड कि 3.5 करोड़ ही निवेशक एनएससी के आज की तारीख में मंथली एक्टिव है, और हमारे देश के पॉपुलेशन के हिसाब से देयर इज ह्यूज हेडरूम टू ग्रो. एंड नए निवेशक, द यंग जनरेशन है हु इज रेडी टू टेक दैट रिस्क, उनके लिए ये मार्केट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लुक्स वेरी गुड. तो पैसा अब आपको क्या लग रहा है 2023 में कहाँ बनेगा? जब आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो डिसाइड करते हैं किसी रिटेल निवेशक के लिए, तो कुछ ऐसी एरियाज होती है जो सेफ होती है, कुछ वो रिस्की बेट्स होते हैं. ऑन अ सेफ एंड स्टेडी रिटर्न्स अगर किसी को कमाना है, मैक्सिमम मनी आप लोग कहाँ पार्क कर रहे हैं? तो हम तो यही बोलते हैं इन्वेस्टर्स को जिसके पास पैसा है कि म्यूचुअल फंड इज़ द फर्स्ट रूट टू एंटर रिटेल. एंड उसके अलावा इफ़ यू आर लुकिंग एट डायरेक्ट इक्विटी, then you should look at large caps, which is the fundamental stories. Within large caps, हमको lot of confidence है in banks, consumption story, infrastructure. So these sectors look very good as such. But निवेशकों के लिए mutual fund is the right way to enter the market and get a overall perspective of the fund as such. It's perhaps the easiest and the least stressful way. Because you handle distribution, so आपको शायद ये पल्स होगी कि जब नया निवेशक आ रहा है, are they more skewed towards the smaller cap funds, or is the larger money going towards the heavyweights, the big boy funds only? This is the beauty of this retail. So these are they are not risk averse. So they want that kick. So the funds are coming into mid cap, small caps in a bigger way compared to large caps, but the trend is clearly towards coming into the म्यूचुअल फंड्स इन अ बिग वे. तो आप कह रहे हैं कि इस समय मिड और स्मॉल कैप फंड्स में ज्यादा पैसा लग रहा है. दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि 22 में मिड और स्मॉल कैप ने कुछ करके नहीं दिया. फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स, they are still looking at that from a, because they want that high risk high return, so they come into the mid cap, small cap, or maybe more into mid cap rather than not small cap. या तो मल्टी कैप होगा, मल्टी कैप में ज्यादा एक्शन, तो जिसमें एक स्क्यू आ जाता है दिग्गज और मिड कैप शेयरों का. सेक्टोरली जिस कोई ऐसा सेक्टर जहां पर आपको लग रहा है पूरे कन्विक्शन के साथ शायद इस समय पैसा कमिट किया जाएगा? Banking is surely a commitment where we can put our money in, and consumption story, so India story is all about consumption, and if India story has to go up, the consumption story has to be there. अच्छा, मुझे ये बताइए, आई डोंट नो इफ यू आर द राइट पर्सन टू गिव अ कमेंट ऑन दिस और नॉट. आपका जो एक पर्टिकुलर फंड था जहां पर आप विदेशी मार्केट्स में भी एक्सपोजर लेते हैं, और जो हाल हुआ है डाउ का इस बारी, वहां से पैसा उसमें बना रहा या फिर लोगों ने बड़े पैमाने पर निकाला? नहीं, अभी भी फुली इन्वेस्टेड है, वेरी लेस रिडेम्पशंस ओवर देयर, एंड स्टिल हु हैज पुट इन अर्ली, स्टिल दे आर मेकिंग मनी. So it's more about being long term over there also. This was the fund that looks into Nasdaq and funds, the FANG companies and all of that. Perfect. तो उसको लेकर अभी भी लोगों का भरोसा बहुत है. इंटरेस्ट है. और कितने आपको लग रहा है रफली यहाँ पर बाउंस की उम्मीद करें, बिकॉज दैट्स बीन द वर्स्ट हिट सेक्टर ग्लोबली, राइट? आपके सारे फैंग स्टॉक्स, तो वहां पर एक्सपेक्टेशन के लिहाज से कुछ आप लोगों का ये है कि 2023 में किस तरह के रिटर्न्स बनते हुए दिखाई देंगे, और इट्स गोइंग टू बी अनदर somber year? It can be a flat year, frankly speaking, because they are still go to the pain. So the pain is still there. तो हमको लगता है कि one more year can be a very much somber year, and then they can look at the bigger term. But this is the right time to start off if you are not yet invested. Other way around to look at it. किस फंड में सबसे ज्यादा पैसे इस समय आ रहे हैं आपके लिए? Is there a hot fund that मोतीलाल का सबसे ज्यादा ये चलता है? जैसे कुछ दूसरी स्कीम्स होती है जिसमें एक पर्टिकुलर फंड सबसे ज्यादा चलता है. The mid cap fund, that's what I said. The mid cap fund is doing well, and money is coming there. Right, that's the whole thing. Mr. Manin, I'll take your leave. Thank you very much for taking time out. तो मिड कैप और स्मॉल कैप, वीरू आपने एक जिस्ट समझ ही लिया है. भले ही पिछले साल कई सारे लोग रो रहे थे कि देखिए हमारा पोर्टफोलियो वहीं का वहीं है, निफ्टी ने एक हाई बनाया, लेकिन उसके बावजूद अच्छे खासे रिटर्न्स हमारे पोर्टफोलियो के नहीं बने. अभी भी अच्छे खासे मौके यहीं पर ढूंढे जा रहे हैं. वीरू. जी हाँ हर्षिता, लेट्स होप फॉर द बेस्ट हर्षिता, कि ऐसा हो. और जो डिफरेंशियल इंडेक्स वर्सेस स्टॉक्स में बन गया था, वो डिफरेंशियल 2023 में पूरा हो. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. अच्छी ये गुफ्तगू थी, और इसका चंक अगर आप देखें कुछ देर में आप सोशल मीडिया पर आवाज़ और मेरे और हर्षिता के हैंडल पे देखेंगे. बट यस, चलिए अभी काम करते हैं, इंडिसेस पर फिर लौटते हैं. याद रखिएगा, निफ्टी ने कुछ देर पहले इंट्राडे हाई एक बार फिर से क्रिएट किया. एग्जैक्टली अगर आप देखें 18,240 की ट्रेजेक्ट्री. और बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली जब हर्षिता अगर आप देखें इस बातचीत में थी, वो 43,482 का हाई लगा के आया. तो अपने इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के आसपास फिर इंडिसेस गए. और जिस प्रकार के डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखें स्विंग दिखा रहे हैं, पॉसिबिलिटी है अगर आप देखें इस 5 क्लस्टर को आप छुएं.
अब एक दो स्टॉक्स और मार्क कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टीसीएस और इनफैक्ट आईटी। मानस जरा एक बार निफ्टी आईटी को देखिए, आपकी स्क्रीन पे 28,954 डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में 3 एवरेजेस को एक साथ स्ट्राइक करता हुआ 20, 50 और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ से लॉक करने के लिए आप मैं जानता हूँ आज मैं एक ट्रेड मिस कर गया। टीसीएस एग्जैक्टली 956 पे 940 पे मेरे ख्याल से हर्षदा ने मार्क किया था, हम बात नहीं कर पाए। अब टीसीएस 3307 यानी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप आईटी में क्या ग्रैब करना चाहेंगे मानस? जी, तो देखिए आईटी इंडेक्स ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, उसके ऊपर निकला है। मेरा समझना है कि यहाँ पर एक मीनिंगफुल बाउंड बैक आप आईटी में आप देख सकते हैं, और मेरी पसंद भी बिल्कुल डेफिनेटली वो टीसीएस ही रहेगी, क्योंकि वहां पर अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो वो भी बढ़ा है। टीसीएस ने 200 डे मूविंग एवरेज को आज ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो अगर एक स्टॉक चूज करना है आईटी क्षेत्र से तो वो टीसीएस रहेगा। करंट लेवल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 3265 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन ऊपर की तरफ आप उम्मीद करिए कि कम से कम 100 रुपए का आपको करंट लेवल से टीसीएस में देखने को मिल सकता है। टीसीएस मेरा देखें आपको एक अच्छा सुन मिल सकता है। एक बार आइए जरा टीसीएस और साथ ही साथ पूरे आईटी के ओआई बिल्डअप को देखते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए इसमें कोई राय नहीं है कि टीसीएस में भले ही प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग हो, बट अगर आप ओआई समरी को देखें, टॉप ओआई गेनर है, हम एमसीएक्स को यहीं प्लेस करते हैं 3.8% ओआई एडिशन। उसके बाद अगर आप देखें परसिस्टेंट आज भी 2.6% और कोफोर्ज में 2.2% का जो इजाफा है उसके साथ ओआई घटा है। प्लीज़ ज़रा कोफोर्ज का ओआई लेके आइएगा। कोफोर्ज आपकी स्क्रीन पे ये स्टॉक 4020, मैं कल भी क्लोजिंग में कह रहा था आपको कि इस पर ध्यान दीजिए। ओआई एडिशन है और आज अगर आप देखें ओआई शेड हुआ है, मतलब क्या हुआ कि जो शॉर्ट था वो निकला यहाँ से। प्रकाश सर जरा एक बार देखिएगा कोफोर्ज पे आपका व्यू। हाँ, कोफोर्ज मैंने सुबह बात की थी इसकी, अच्छा लगा था, रेकमेंड किया था। ट्रेड करा है 4020, उस समय मैंने टारगेट बताया था 4050, वो अब भी वैलिड है। इतना है कि स्टॉप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन यस 4050 एक टारगेट वैलिड है। उसके बाद 4100 भी पॉसिबल है, बिल्कुल। कोफोर्ज मुझे अच्छा लगता है। अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें हायर टाइम फ्रेम बेसिस, तो मुझे लगता है 4100 चला ही जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। और जैसे ट्रेड्स जो फिलहाल फोकस में, इनफैक्ट पूरा आईटी पैक आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी। कोफोर्ज का जिक्र गावा साहब ने किया, आप एम्फेसिस देखिए, यहाँ पर कुछ एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। टीसीएस ऑफ कोर्स तो है ही आज का स्टार परफॉर्मर। टेक महिंद्रा जैसे ट्रेड्स भी कुछ एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुचित, अगर आईटी में इस समय कुछ पिक करना हो, आप क्या प्रेफर करेंगे? अच्छा कंसोलिडेशन हमने रीसेंट करेक्शन के बाद निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका 20 ईएमए, क्योंकि रिसेंटली भी ये 20 ईएमए को पार करने में थोड़ी सी मुश्किल हुई है आईटी इंडेक्स में। बट इनकेस ये 20 ईएमए जो अभी 29,000 के आसपास ही प्लेस है, ये क्रॉस हो जाता है, तो आई थिंक जो लीडरशिप आएगी वो टीसीएस, इन्फोसिस और परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स में आएगी, जहां पे हमने अच्छे थोड़े बहुत लॉन्ग बिल्डअप ऑलरेडी इंडेक्स के ब्रेकआउट के पहले होते हुए देखे गए। सो आई थिंक टीसीएस ऑलरेडी जो मानव चर्चा कर चुके हैं कि वहां पे सबसे हाईएस्ट ओआई एडिशन भी है और वहां पे लीडरशिप भी हम आते हुए देख रहे हैं। सो आई थिंक टीसीएस फॉलोड बाय इन्फोसिस और फिर परसिस्टेंट, ये 3 स्टॉक्स है जहां पे आई थिंक एक अच्छे मूव आप इन केस आईटी में एक अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम आए तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन्फोसिस और शायद परसिस्टेंट। इनफैक्ट ये सेकंड हाफ में ऑफ कोर्स पूरी लीडरशिप में बनता हुआ दिखाई दिया है सेक्टर, और टीसीएस की बदौलत बाकी पूरे निफ्टी आईटी में भी जान आती हुई दिखाई दे रही है। और इसी सेक्टर पर दरअसल आज फोकस रहेगा। नतीजे आना शुरू होंगे जल्द ही, आई थिंक 9 को पहला नंबर आता हुआ दिखाई देगा। और हमारे साथ यतिन जुड़ गए जो आपको बताएंगे क्या चल रहा है। एंड एज लक वुड हैव इट, आज आईटी पर ही फोकस है। बिल्कुल हर्षदा, देखिए आईटी सेक्टर फोकस पे है, और जैसे कि आप जानते हैं कि 9 तारीख को आईटी बेलवेदर सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी टीसीएस के नतीजे हैं, 12 तारीख को इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे हैं, और 13 तारीख को विप्रो, यानी 13 तारीख तक टॉप 4-5 आईटी कंपनियों के नतीजे आ जाएंगे। और क्या एक्सपेक्टेड है नतीजों से, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है मुझे लगता है एक दशक में जहां काफ़ी आउट परफॉर्म किया है, शायद 2022 कैलेंडर ईयर काफ़ी वीक था। इनफैक्ट काफ़ी कंसर्न है स्लो डाउन को लेके, काफ़ी कंसर्न्स हैं क्लाइंट ऑर्डर्स को लेके,
तो ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि तीसरी तिमाही में आईटी सेक्टर क्या करेगा। आज तो बहरहाल आईटी सेक्टर टॉप गेनिंग सेक्टर में से एक है, लेकिन अगर हम दो ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट जो देख रहे हैं आईटी सेक्टर के प्रीव्यू की, उनका व्यू देखें तो काफ़ी अलग हो सकती हैं Q3 की चीज़ें। किस हिसाब से जो रेवेन्यू ग्रोथ है सबसे मॉडरेट हो सकता है पिछले काफ़ी तिमाहियों का, क्योंकि अंदाज ये है कि टॉप टियर आईटी कंपनी करीब 1 से 4% के बीच में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देंगी, तो काफ़ी स्लो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा आईटी कंपनियों में सिक्वेंशली। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो मोमेंटम तो मॉडरेट होगा ही, क्योंकि दिसंबर का महीना जो है वर्किंग डेज काफ़ी कम होते हैं, दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी कम वर्किंग डेज होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, डीफर क्लाइंट स्पेंडिंग होती है, जिसके कारण आपको रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा बहुत कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो मार्जिन प्रेशर था पिछले 1-2 क्वार्टर्स में, वो कहीं ना कहीं आपको बेटर होता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट ऑन एन एवरेज सभी ब्रोकरेजेस का मानना है कि लगभग आधे % तक आपको मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखाई दे सकते हैं ज़्यादातर आईटी कंपनीज के लिए। और अगर हम बात करें HCL टेक्नोलॉजीज़ और इन्फोसिस की, तो एमके का मानना ये है कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है जो 15 से 16% का है, वो मेंटेन रखेंगे। तो ये काफ़ी अहम होगा, जानने की ज़रूरत होगी कि ये जो गाइडेंस है खास करके इन्फोसिस का, विप्रो का, HCL टेक्नोलॉजीज़ का, वो किस हिसाब से शेपअप होता है ड्यूरिंग द क्वार्टरली रिजल्ट्स। मोतीलाल ओसवाल का भी यही मानना है कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है आईटी कंपनीज के लिए मॉडरेट रहेगी। जो टियर 1 कंपनीज हैं उनका 1 से 5% के बीच सीसी ग्रोथ रह सकता है। इसमें ऑब्वियसली HCL टेक्नोलॉजीज़ और इन्फोसिस, ये दो कंपनियों के नतीजे बेहतर रहेंगे क्योंकि बेस छोटे हैं और ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। शायद TCS के जो ग्रोथ आंकड़े हैं आपको थोड़े बहुत मॉडरेट होते हुए दिखाई दें। एक चीज़ अलग हुई है ये टाइम आईटी कंपनीज के लिए, और जो अच्छी हुई कि जो स्टार्टअप कल्चर था उसको कहीं ना कहीं धक्का पहुंचा है, वैल्यूएशन गिरे हैं, जिसके कारण एम्प्लॉयज़ की अवेलेबिलिटी बढ़ी है, एट्रिशन कम हुए हैं, और एम्प्लॉय की जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो भी कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि काफ़ी सारी जगह पे छटनी होती हुई आपको दिखाई दे रही है, जिसके कारण एम्प्लॉय की जो कॉस्ट है वो आपको शायद गिरती हुई नज़र आए ओवरऑल बेसिस पे। और मार्जिन आपको ज़्यादातर आईटी कंपनी के इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। दो फैक्टर्स हैं यहाँ, सबसे पहला वीक रूपी, और दूसरा जो कॉस्ट है वो इन जनरल कम हो रहे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पे। तो शायद ये रुपए की जो कमज़ोरी है आईटी सेक्टर को फेवर कर सकती है, लेकिन इन जनरल जो ग्रोथ है वो मॉडरेट रह सकता है। लेकिन पूरी की पूरी नज़रें जो हैं वो रहेंगी गाइडेंस पे और मैनेजमेंट के आउटलुक पे। मैनेजमेंट आउटलुक, इनकी कमेंट्री थोड़ी सी सॉफ्ट होती दिखाई देती है या फिर वैसी की वैसी रोबस्ट रहेगी, क्योंकि सेकंड क्वार्टर तक तो वो कह रहे थे कि ज़्यादा कुछ चिंता करने की बात नहीं है, और उसके बाद हमने कुछ और रेट हाइक्स देख लिए हैं, तो वो कितना प्ले आउट करेगा इनकी कमेंट्री में वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। मयूरेश, प्री नंबर्स कोई पोजिशनिंग आपकी होगी टेक्नोलॉजी में एट दिस पॉइंट इन टाइम? तो जैसे मोटा भाई ने कहा, आई थिंक वी आर ऑन वेट एंड वॉच मोड। हमारा जो पैनरे सॉफ्टवेयर अगेन आईटी को हमने आइडेंटिफाई किया था 3 तिमाहियों पहले कि अंडर परफॉर्म करेगा। हमें अभी भी लगता है 1 से 2 तिमाही शायद ये सेक्टर अंडर परफॉर्म करे। दो चीजें टू टॉप अप व्हाट मोटा भाई सेड। पहली चीज इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स इटसेल्फ, जो एक्सेंचर के नतीजे आए थे और जो उन्होंने गाइडेंस दी थी, बहुत सिमिलर मॉडल होता है टू अ लॉट ऑफ आवर आईटी कंपनीज व्हिच आउटसोर्स a lot of work for major retail, BFSI, health players, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। एक्सेंचर से कमेंट्री से साफ पता चल रहा है कि ग्रोथ मोमेंटम जो है वो थम रहा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो हम वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं और जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं, ये थमने वाली। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन प्रोफाइल इटसेल्फ, मार्जिन्स थोड़ी आई थिंक बेटर हो सकती है ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। दो वजह से, एक आई थिंक जो अट्रिशन के इश्यूज काफी आईटी कंपनीज ने झेले थे कोविड काल में और कोविड अनलॉक ट्रेड में भी जो वेज हाइक्स लेने पड़ रहे थे, वो शायद थमने लग जाए। और जो आउटसोर्सिंग एक्सपेंसेस थे वो शायद कम हो। ट्रैवल, रेंटल एक्सपेंसेस आर स्टिल रिमेनिंग एलिवेटेड, और इसकी वजह से आई थिंक मार्जिन प्रोफाइल थोड़ा बेहतर हो सकता है। हैविंग सेड दैट, जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है वो है मैनेजमेंट कमेंट्री या फॉलोअर्स। हम सब जानते हैं क्रिसमस की छुट्टियां, ये सारे इंपैक्ट तो लाएंगे ही Q3 नंबर्स पे। बट माय ओन सेंस इज दैट इफ अ स्लो डाउन जेन्युइनली हैज टू हैपन, और जो होगा यूएस में, और अगर ये डीपर स्लो डाउन होता है, तो क्या मैनेजमेंट कमेंट्रीज और गाइडेंस बदलेगी दूसरे क्वार्टर में, यानी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर? अगर ये होता है तो जो वैल्यूएशंस पे अभी भी आईटी कंपनीज ट्रेड कर रही है, लार्ज कैप्स हो, मिड कैप्स हो, इसमें थोड़ा और कॉन्ट्रैक्शन देखने मिल सकता है। तो हमारा ये मानना है, वी ऑलवेज रिमेन्ड इन दैट कैंप फॉर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स की एक अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगा।
मुझे लगता है ये सारे फैक्टर्स की वजह से शायद आईटी सेक्टर कैन स्टिल अंडर परफॉर्म द ब्रॉडर मार्केट्स। चलिए, अब आप सुबह से अगर आप देखें अनुज सिंघल जो मैनेजिंग एडिटर हैं CNBC आवाज़ के, उनकी खास गुफ्तगू सुन रहे हैं प्रशांत जैन जी के साथ, और एग्जैक्टली बहुत सारे अगर आप देखें सेक्टर्स पर उन्होंने अपना आउटलुक दिया, और इंटरेस्ट रेट्स को उन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज भी माना इस साल 2023 के लिए। लेकिन एग्जैक्टली आईटी पे उनका व्यू क्या है? आईटी में जो हमने 2022 में प्राइस डैमेज देखा वो इनफ है या फिर प्राइस डैमेज और हो सकता है? आइए एक जरा उनके व्यू को सुनते हैं। आईटी की बात करते हैं क्योंकि बड़ा सेक्टर है मार्केट के लिए। 25% इंडेक्स गिरा पिछले साल, 3 साल की बड़ी रैली के बाद। वैल्यूएशन जो बहुत क्रेजी हो गए थे वो अब थोड़े लेवल तक कम हो गए हैं। अब निवेश के मौके हैं यहाँ पर या अभी भी थोड़ा सा फ्रॉथ बाकी है? देखिए, आईटी एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है और भारत की में जो बहुत काफ़ी हद तक जो प्रगति हुई है इकोनॉमी की, उसका श्रेय, उसका क्रेडिट हमको आईटी सेक्टर को देना चाहिए। यहाँ पे इंडिया की कंपनीज़ वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज़ हैं, बहुत कंपेरेटिव है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा सेक्टर भी है और इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हम ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर सकते। कोविड से पहले ये लगभग 7-8% के आसपास डॉलर टर्म्स में ग्रो करता था। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये कोविड के बाद का जो ओपनिंग अप का जो पूरा या डिजिटाइजेशन का जो एक इम्पैक्ट था ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये ग्रोथ वहीं जाके रुकेगी। तो उसको देखते हुए सेक्टर थोड़ा सा मेरे को अभी भी महंगा लगता है, लेकिन ये सेक्टर फिर भी इतना अच्छा है, इसमें डिविडेंड पे आउट रेशो इतना अच्छा है कि इसमें हम निवेश करेंगे तो एक लंबे समय में मुझे लगता है फिर भी सामान्य रिटर्न एक आना चाहिए। सेक्टर तो लगता है अच्छा, लेकिन है बड़ा महंगा और लॉन्ग टर्म में बनाएगा पैसा। तो आपने डिसाइड करना है कि आपने करंट लेवल्स पर खरीदना है या फिर डिप्स पर। लेकिन हाँ, एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आज उभर कर आई है टेक्नोलॉजी काउंटर्स में। कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और श्रीकांत चौहान और सुदीप शाह दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पहले उनकी पिक्स इस समय। श्रीकांत, आफ्टरनून, बताइए इस समय क्या ले रहे हैं? गुड आफ्टरनून। देखिए, हमें लगता है कि इस मार्केट में अगर फोकस बनाना है तो मेटल्स और BFSI के ऊपर करना जरूरी है, और अगर उसी पर्टिकुलर सेक्टर से अगर देखना है तो मुझे लगता है कि आज के दिन में जितने इंश्योरेंस कंपनीज है वहां पे अच्छी तेजी बनी है। LIC एक ऐसा स्टॉक है कि जिसे हम लॉन्ग करके चल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक पिछले कई दिनों से, कई महीनों से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अगर आप पिछले 2 या 3 दिन की अगर बात करें तो उसमें अच्छी खासी एक तेजी बनी और लगातार अपने वॉल्यूम के साथ बढ़ते जा रहा है। ओवरऑल फॉर्मेशन को देखें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक जो 730-35 के करीब ट्रेड कर रहा है, बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ लास्ट 3 डेज, हमें लगता है कि स्टॉक 770 से लेकर शायद 780 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से LIC को लॉन्ग करें और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें 720 रुपए का। 720 का स्टॉप लॉस और LIC को आप देखें 734 पे आपको लॉन्ग ट्रेड रखना है। इस पर आई थिंक थोड़ी देर से बात करेंगे, लेकिन पहले काम करते हैं सुदीप का ट्रेड भी लेते हैं। सुदीप, आपका ट्रेड इस वक्त का कन्विक्शन कॉल? वीरू जी, मेरा कन्विक्शन कॉल है ICICI लोम्बार्ड पे। ये एक रिवर्सल प्ले है। जैसे आज सुबह से हम देख रहे हैं कि एक प्राइवेट इंश्योरेंस स्पेस में एक अच्छा सा बाइंग हम देख पा रहे हैं, और ये बाइंग भी एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद है। अगर हम ICICI लोम्बार्ड का चार्ट देखें तो पिछले पूरे दिसंबर महीने में ये स्टॉक ने एक 3-3.5% के रेंज में कंसोलिडेट किया था, पर ये कंसोलिडेशन के टाइम पे ये स्टॉक अपना 200 DMA ब्रीच नहीं कर पा रहा था, जो हमें ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि बहुत लंबे समय के बाद स्टॉक ने नवंबर लास्ट वीक में 200 DMA को ब्रीच किया था ऊपर की तरफ और सस्टेन कर रहा है, और आज फ्लैग ब्रेकआउट स्टॉक ने दिखाया है पैटर्न। तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा एक मूव, रिवर्सल मूव हम ICICI लोम्बार्ड में देख पाएंगे आने वाले कुछ सत्रों में, और 1245 के स्टॉप लॉस से 1320-1330 के टारगेट के लिए अगले कुछ सेशंस के लिए हम ये ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है ICICI लोम्बार्ड। और LIC का जिक्र श्रीकांत कुछ देर पहले कर रहे थे, एंड एज लक वुड हैव इट कि आज कोटक की तरफ से हम वो रिपोर्ट भी डिस्कस कर रहे थे सुबह में। 1000 के टारगेट के लिए दरअसल कोटक ने इस पर एक बाय कॉल दिया है। श्रीकांत का जो ये ट्रेड है वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से टेक्निकल्स के आधार पर 780 का टारगेट इन्होंने दिया है। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं 4 का चौका की, और पहला ट्रेड आएगा सस्ता ऑप्शन के रूप में। श्रीकांत चौहान, आपकी ओर से।
बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे कैनरा बैंक ये एक ऐसा स्टॉक है कि जिसमें एक लगातार तेजी बनी है और पिछले अगर आप 15-20 दिनों के चार्ट को देखते हो तो वहां पे जो एक सेल ऑफ बना था उस सेल ऑफ को काफी अच्छी तरीके से इसने क्रॉस किया है, यानी कि विद गुड वॉल्यूम एंड प्राइस रिट्रेसमेंट। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन को देखते हुए लगता है कि कैनरा बैंक यहाँ से और परफॉर्म करेगा और अगर यहाँ पे अगर कुछ कॉल की पोजीशन बनाती है, अगर हम बना सकते हैं तो ज्यादा बेहतरीन होगा। हमें लगता है कि यहाँ पे 340 का जो कॉल है 12 रुपए में ट्रेड कर रहा है, इसे लॉन्ग करेंगे और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे एट 9 रुपीज। 12 से लेकर 9 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और 12 के करीब अगर लॉन्ग करते हैं तो टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 18 से लेकर 22 रुपए के। का कॉल कैनरा बैंक में इस समय ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 18 से 22 के टारगेट के लिए मौका और 12 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो 9 का स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। ये है फिलहाल आपके लिए पहला ट्रेड। अब बारी एफएनओ सुपरस्टार की। मानस बताइए क्या चुना है? देखिए एफएनओ सुपरस्टार के लिए एस्ट्रल पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप एस्ट्रल के पैटर्न देखिए तो करीब 5 दिनों से हम एस्ट्रल में एक कंसोलिडेशन देख रहे थे। फाइनली एस्ट्रल ने आज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट दिया, 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो एस्ट्रल में खरीदारी करेंगे 1974, ये कैश लेवल्स हैं। 1974 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 2100 के टारगेट के लिए। अब देखिए 2030 पे मानस जी का आज का अगर आप देखें एफएनओ सुपरस्टार ट्रेड है लगभग 2.64% ऊपर। ओआई एडिशन लगभग 5% का यहाँ पे हुआ है। प्रकाश सर, चार्ट का चमत्कार आपके सौजन्य से बताइए क्या ट्रेड पिक किया आपने? वेल, जो स्टॉक मैंने अभी पिक किया है वो है मेट्रोपोलिस। इसका जो मुझे चार्ट बेस बन रहा है बहुत ही अच्छा लगता है। करीब 3 हफ्ते से बेस बनाया है, अब मूव शुरू हुआ है आज, ये कल तक भी चलेगा मेरे ख्याल से। ट्रेड कर रहा है 1368 के आसपास मेट्रोपोलिस। टॉप होगा 1355, बस ज्यादा नहीं। टारगेट ऑन द अपसाइड कभी 1400 का नजर आ रहा है। यस, मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस अगर आप देखें आपका 1370 की रेंज में एक बाय कॉल है और पिछले लगभग आप समझ लीजिएगा कि 5-7 सेशन की, 5 नहीं इनफैक्ट 8 सेशन की अगर आप देखें लोअर ट्रैजेक्टरी हायर ट्रैजेक्टरी को बाइसेक्ट करता हुआ अब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लास्ट टू लास्ट हफ्ते जो इसमें मूव आया था कोविड फियर्स के बीच में, उस दिन का हाई था करीब समझ लीजिएगा कि 1400। मेट्रोपोलिस एक पुल बैक ट्रेड है। मयूरेश जी का आज का मिड के फंडा क्या है आइए जानते हैं। मयूरेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? हमारी स्विंग ट्रेडिंग टीम को आईसीआईसीआई जनरल ये काफी पसंद आ रहा है। 2-3 चीजें हो रही है फॉर द कंपनी इटसेल्फ। पहली चीज जो लॉस रेशियोज हमने देखे थे जो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, ये अवेट यानी ये कम होने की पूरी चेष्टा रखते हैं सेकंड हाफ में और ये अच्छे खासे कम होंगे। तो सेकंड हाफ FY23 और फर्स्ट हाफ FY24 में एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन आपको लॉस रेशियोज में होता हुआ दिखेगा जो आरओईज को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा। दूसरा, आई थिंक विद इन द प्रोडक्ट मिक्स इटसेल्फ अगर आप ग्रुप हेल्थ का एक पोर्टफोलियो देखें वो कंस्ट्रक्टिव लग रहा है। जो बेनिफिट्स है रिटेल हेल्थ के जो इनके टाइप्स हो गए हैं बैंक इंश्योरेंस एंड अदरवाइज, दे विल डेफिनेटली एड रिटेल हेल्थ गोइंग फॉरवर्ड। और जो मोटर इंश्योरेंस है बोथ ओडी एज वेल एज डायरेक्ट, यहाँ पे प्रीमियम ग्रोथ अच्छी खासी होने की हम उम्मीद रख रहे हैं। और जो लॉस रेशियोज की मैं बात कर रहा था बोथ फॉर ग्रुप हेल्थ एज वेल एज मोटर, आई थिंक अच्छे खासे कम होंगे विच शुड रिमेन वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव ऑन रिपोर्टेड आरओईज। तीसरा, जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है जो हम देख रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट मुहिम है, ये हायर इंटरेस्ट रेट रिजीम विल एक्चुअली हेल्प इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आईसीआईसीआई जनरल के। और जनरली आई थिंक ये जो ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का स्टांस फॉलो करते हैं इसमें एक अच्छा खासा इजाफा देखने मिलेगा। फोर्थ, आई थिंक जो क्रॉप बिजनेस है ये 5% तक ही ये रखना चाहते हैं विच वॉज क्वाइट अ ड्रैग कुछ सालों पहले इनके बैलेंस शीट के ऊपर। और इसलिए जो कंबाइंड रेशियो है 105% के ऊपर, सॉल्वेंसी रेशियो है 2.47 टाइम्स और जो हम उम्मीद लगाए बैठे आरओईज 77% जो ओनिल में हम बहुत क्लियरली फॉलो करते हैं, उसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा सेकंड हाफ में। तो हमें लगता है आई थिंक आईसीआईसीआई जनरल पे एक ध्यान रखा जा सकता है। 1450 के लक्ष्य हम मान के चल रहे हैं बिकॉज स्टॉप लॉस हम फॉलो करते हैं ओनिल। 1225 का स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे रिसर्च नोट थ्रू क्लाइंट्स के पास गई है। मेरी और मेरी फैमिली की इसमें कोई पसंद नहीं। तो 4 स्टॉक्स थे आपकी स्क्रीन पे आप देखें 4 का चौका में और पहला था श्रीकांत चौहान जी का कैनरा बैंक। इनफैक्ट कैनरा बैंक की ये कॉल मेरे ख्याल से सुबह से आज कम से कम 3री या 4थी बार डिस्कस हुई होगी। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर पूरे के पूरे बैंकिंग बीएसयू बैंकिंग स्पेस के अगर आप देखें इस मूव को
लीड करता हुआ मानस जायसवाल जी का एस्टल था लॉन्ग और करीब करीब 2020 की रेंज में, और मेट्रोपोलिस प्रकाश सर ने पिक किया था। यहाँ पे पुल बैक को विटनेस कर रहे हैं, और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड यहाँ पर मयूरेश जी की कॉल है जो लॉन्ग साइड पे पिक कर रहे हैं। मीनवाइल मार्केट्स एट डे हाई, लुक एट निफ्टी, इट्स 18245, यानी अगर आप कोर टेक्निकल्स एंड लेवर टू लेवर कंपैरिजन करें तो इट्स एग्जैक्टली बाइसेक्ट किया है इस वक्त निफ्टी ने अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 20 डे माह की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, ये बिहेवियर होता है। अब 20 डे माह आपका लगभग समझ लीजिएगा कि 15th ऑफ दिसंबर के बाद पहली बार ये फ्लैट स्लाइटली विद द पॉजिटिव वाइज ट्रेवल करता हुआ। द लास्ट ड्यू एवरेज निफ्टी का यही था। सो वैसे हम इस पर क्रॉस होने की एक्सपेक्टेशन जाहिर कर रहे थे। ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे बाइसेक्ट हो गया, और याद रखिएगा बैंक निफ्टी ऑल्सो एट डे हाई, इट्स 4347। आज मार्केट में वो जो ब्लेंड था ना सभी सेक्टर्स का, जिसमें आईटी चल रहा था, जिसमें बैंक्स चल रहे थे, जिसमें अगर आप देखें एनबीएफसीज चल रही थी, जिसमें आज आप देख लीजिए आज डॉक्टर लाल पैथले मेट्रोपोलिस भी चल रहे हैं। आज अमूमन ये उस वक्त चल रहे थे जब कोविड फियर्स था, लेकिन आप देखिए आज बाजार का स्वरूप सब कुछ चल रहा है। आज मानस निफ्टी के टेक्निकल सेटअप पे आपका इस वक्त का व्यू अबाउट 20 डे माह? तो देखिए बिल्कुल इसी चीज का इंतजार था, और मैंने पहले ही मेंशन किया था कि जब तक 18,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, जो अंडर टोन है वो बुलिश बना रहेगा, केवल ब्रेकआउट का इंतजार करना है। मेरा समझना है कि अब आपको यहाँ से 18,400 और उसके ऊपर 18,480 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो मेरी राय में क्योंकि मैं नॉर्मली लास्ट वीक की एक्सपायरी की बात करता हूँ, तो निफ्टी का 18,300 एट द मनी कॉल ऑप्शन लेंगे। 242 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 190 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, और टारगेट आप सेट करिए बड़े। अब 350 या 375 तक के टारगेट आपको 18,300 के कॉल ऑप्शन में 25 जनवरी वाले में देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल निफ्टी पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। एक लॉन्ग व्यू है आपका निफ्टी पे अबव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। चलिए अब एक काम करते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स की बात हुई, चार का चौका की बात हुई, आईटी पे एक डेलीगेटेड डिस्कशन हुआ। अब पूरे ब्रॉडर मार्केट से बातचीत करते हैं फॉर 2023। इस खास गुफ्तगू में बातचीत में आउटलुक 2023 के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं अमित शाह वोरा, CMDPL ग्रुप की बातचीत करने के लिए। अमित शाह जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सबसे पहले मैम आपको वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके निजी जीवन के लिए, आपके अगर आप देखें प्रोफेशनल करियर के लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए, सभी के लिए अगर आप देखें ये वर्ष मंगलमय हो। कैसे मैम आप अप्रोच कर रही हैं इस वर्ष को, जिसमें अभी तक ब्याज दरें टॉप आउट कहाँ होंगी हमें नहीं मालूम, इस बात का आभास नहीं है, पर हमें एक आभास तो है कि वर्ष 2022 की जनवरी में जब हम थे, हमारे रेट्स काफ़ी मैडम नीचे थे। 6% 6.25% पे हाउसिंग लोन मिल रहा था। आज इंटरेस्ट रेट आपके सब्सटेंशियली हायर लेवल्स हैं। ये सेल्फ इक्विटीज़ का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे में 2023 के लिए आपका आउटलुक? सबसे पहले आप लोगों को भी 2023 की खूब खूब शुभकामनाएं, और दर्शकों को भी। और ये बहुत ही हम सबके लिए प्राइड की बात है कि लास्ट ईयर जो वर्ल्ड ओवर इतना चैलेंजिंग था, उसमें इंडिया ने आउट परफॉर्म किया है, और मेरा ये मानना है कि ये साल भी इंडिया आउट परफॉर्म करेगा। बट ये एक बात मुझे जरूर लग रही है कि ये जो साल है 2023, वो 2 हाफ में डिवाइड होकर शायद दिखेगा। फर्स्ट हाफ में अभी भी जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो शायद कंटिन्यू करेगी बढ़ने की। बाय द मिडल ऑफ द ईयर मुझे लगता है कि थोड़ा सेंट्रल बैंकों का पाइवट चेंज हो सकेगा, और तब से हमारा नजरिया भी, या तो सेक्टोरियल एलोकेशन भी मार्केट में रिव्यू करना पड़ेगा। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो मुझे लगता है मार्केट ये साल भी रेंज बाउंड रहेगा। मैं लास्ट ईयर के लिए भी बोलती थी कि मार्केट इज रेंज बाउंड, मतलब ऊपर नीचे जाके इतना बड़ा फर्क निफ्टी रेंज में नहीं आया। जो आप निफ्टी इंडेक्स लेवल परफॉर्मेंस देखोगे तो 4-5% आया। मुझे लगता है 18,200 से भी मैं लूं तो 19,200 के करीब का अपना एक टॉप साइड, और नीचे में 7,200, ऐसे एक रेंज में मार्केट रहना चाहिए। पर जनरली ऐसी मार्केट में आपको सिलेक्ट स्टॉक्स पे पैसा बनाने का अच्छा मौका रहता है।
जब आपने कहा मैम कि सर्टेन स्टॉक्स पे, कुछ स्टॉक्स पे अगर आप देखें पैसा बनाने का अच्छा मौका होता है, तो इस अगर आप ईयर की प्लेसमेंट देखें, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, हायर इंटरेस्ट रेट बट बजट प्रायर टू जनरल इलेक्शंस, ऐसे में आपका प्रेफर्ड स्पेस क्या रहेगा? या फिर अगर आप कंफर्टेबल है मैम, तो लार्ज कैप में आपके दो सबसे प्रेफर्ड कॉल्स, और मिड कैप में अगर आप कंफर्टेबल हो तो दो तीन कॉल्स जहां पे आप काफ़ी मतलब लॉन्ग जाने की इच्छुक है, आई मीन 2023 में। देखिए, लार्ज कैप में मुझे लगता है कि एज अ थीम बैंकिंग विल कंटिन्यू टू डू वेल, बट उसमें एक लार्ज कैप बैंक में ये बार मुझे लगता है कि HDFC बैंक पे ध्यान देना चाहिए। काफी रीजन है कि एक तो लास्ट ईयर मर्जर की वजह से उसमें काफी सारी अनसर्टेनिटीज इन्वेस्टर्स को लगी, एंड उसी के साथ चलते हुए जो ये बैंक और ग्रुप HDFC एंड HDFC बैंक दोनों को संभालने में जो सबसे बड़े जिसका हाथ है, मैं कहूंगी कि उनकी ब्रांड इक्विटी ये कॉर्पोरेशन और इंस्टीट्यूशन की ब्रांड इक्विटी से भी बड़ी है। वो भी मैनेजमेंट चेंज, जैसे मिस्टर पुरी है या मिस्टर पारेख है, वो चेंज भी मार्केट को डाइजेस्ट करना था। तो स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म किया कंपेयर टू सम ऑफ दी अदर लार्ज बैंक्स। मुझे लगता है वो अंडर परफॉर्मेंस ये साल ये कवर अप करने का चालू करेगा, एंड ग्रोथ भी ठीक है, एंड MSCI वेट रिबैलेंस में भी काफी बाइंग आएगा। तो मैं एक लार्ज कैप में HDFC बैंक पे जरूर एम्फसाइज करूंगी। मुझे लगता है उसमें लो रिस्क एंड बेटर रिटर्न का पॉसिबिलिटीज है। उसी तरह से कमर्शियल व्हीकल स्पेस पे आई एम बुलिश, एंड मैं एक अशोक लेलैंड रेकमेंड करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कमर्शियल व्हीकल का ये जो अपटर्न चालू हुआ है वो यहां से भी 3 से 4 साल चलेगा, एंड तभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत अच्छी तरह से फील होगी। तो ये भी एक अच्छा रहेगा। एक एब्सोल्युटली ऑफबीट आइडिया में मैं HPCL रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको लास्ट ईयर बहुत नुकसान हो गया स्टॉक की वजह से, प्लस डीजल में हर एक पर लीटर डीजल पे उनको लॉस हो रहा था। सो दे वर रनिंग नेगेटिव डीजल मार्केटिंग मार्जिन्स। ये ट्रेंड चेंज होते होते एक तो स्टॉक एकदम डिकेडल लो के नजदीक है, प्लस यहां से डीजल में प्रॉफिट आना चालू हुआ है, एंड इनका मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा है रिफाइनरी से। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर बहुत अच्छा वैल्यू दिख रहा है, और यहाँ पर इसमें पैसा बनना चाहिए। ये हो गई थोड़ी लार्ज कैप आइडियाज या डिफरेंशिएटेड आइडियाज के बारे में। थोड़े ऐसे सेक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि 2023 में अभी भी अच्छे करेंगे। PSU बैंक मुझे लगता है विल कंटिन्यू टू डू वेल, डिफेंस सेक्टर will continue to do well. Some of the other themes which we like is hospitals, building materials, and hospitals, building materials and hotels. So ये भी जैसे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, ये 5-6 मिड स्मॉल सेगमेंट्स हैं जो मुझे लगता है कि वहां के स्टॉक्स बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। मैं आपसे यही पूछने वाली थी आफ्टरनून, बिकॉज लास्ट टाइम आपने एक्शन कंस्ट्रक्शन की बात की थी और बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स उसने कमा के दिए। सो योर क्लाइंट्स हैव रियली मेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। वैसा कोई हटके आइडिया इस बार आइडेंटिफाई हुआ है क्या? इतना हटके आइडिया देखिए, मेरा ऑफिशियल कवरेज इस पे नहीं है, बट जैसे मैंने कहा मैं डिफेंस स्टॉक्स पे बहुत बुलिश हूँ जी। आज ये जो एक्शन कंस्ट्रक्शन तो मैं 5 साल पहले बोला था, इफ यू अग्री, कि तभी वो 20-30 रुपए का भाव था। ऐसे में अगर आप नॉन डिस्क्लोजर जो भी बराबर कर देना, बट सिंस आप इन्वेस्टर्स के लिए पूछ रहे हैं, तो एक कंपनी जिसको मैं मिली वो है अपोलो माइक्रो, जो डिफेंस में है, और उनकी जो पोजीशनिंग है डिफेंस में, एंड सम ऑफ द प्रोग्राम डिफेंस प्रोग्राम में जो उनको उनके प्रोडक्ट्स को जो पोजीशनिंग और ऑर्डर्स मिलेंगे, मुझे लगता है ये स्टॉक्स यहां से बहुत ही अच्छा करेगा।
एक इंटरेस्टिंग ट्रेड आपके सामने आ रहा है अपोलो माइक्रो, और आपके बोलने के साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा ऊपरी लेवल्स की तरफ स्टॉक जाता भी दिखाई दे रहा है। लेकिन डिफेंस में वाकई में पिछले साल बहुत तगड़ा पैसा बना, वो लार्जली PSUs ड्रिवन था, लेकिन अब शायद निजी कंपनियों में भी अच्छी खासी कमाई होने के आसार बनते दिखाई देंगे। अच्छा, इस बीच निफ्टी डे हाई के करीब 18,251 के लेवल्स छूने के बाद इस समय आपकी स्क्रीन पर ताज़ा हाल 18,235 तो उसी दायरे में ट्रेड करता हुआ, और निफ्टी बैंक ने भी आज देखिए एक अच्छी पारी खेली है। 43,482 का हाई कुछ ही देर पहले इसने छुआ। डाउ फ्यूचर्स का अपडेट नीचे आ रहा है कि आज जब अमेरिकी बाजार खुलेंगे तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि एक बहुत तगड़ा पुल बैक देखने को मिलेगा, एक गैप अप ओपनिंग की तैयारी होती हुई। डाउ 322.2 पर, नैस्डैक 124.2 पर और S&P करीब 40.2 पर है। अच्छा अमीषा जी, ये नैस्डैक का पेन भारतीय IT पर काफी पड़ा था, क्योंकि वहां पर हमने देखा था स्थिति बहुत नेगेटिव हुई और रिटर्न्स भी काफी खस्ता थे, तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आया। कुछ देर पहले हम अंश सुन रहे थे प्रशांत जैन का, उन्होंने कहा सेक्टर अच्छा लगता है लेकिन बहुत महंगा है, लेकिन रिटर्न्स भी अच्छे देगा। तो आपका अप्रोच क्या है? महंगा तो डेफिनेटली है टेक्नोलॉजी स्पेस, और हेडविंड्स है हमारे सामने US से जुड़े हुए। कितना एक्सपोजर रखेंगे? अगर 100 रुपए है आपके पास, उसमें से कितना पैसा आप IT में कमिट करने को तैयार है? देखिए, आपने जो पूछा तो IT सेक्टर में जो एक्सेसिव वैल्यूएशन था वो थोड़ा कम हुआ। जैसे लास्ट ईयर IT इंडेक्स 24 से 25% करेक्ट हुई, तो जो री रेटिंग हुआ था वो पूरा लेवल आउट हो गया। बट यहां से भी थोड़ी ग्रोथ चैलेंजेस शॉर्ट टर्म में है, वो नजर में रखते हुए मैं फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में अभी भी ये सेक्टर अंडरवेट रखूंगी। उसका मतलब कि निफ्टी में इसका वेट करीबन 12 से 14% के बीच में है, तो मैं उससे इसका मेरे पोर्टफोलियो में वेट कम ही रखूंगी। अगर 14% है जो मेरी मेमोरी बोल रही है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो मैं 10% रखूंगी, विच मीन्स मैं अंडरवेट रखूंगी। एंड मैं उसको रिव्यू करूंगी कहीं पर जून जुलाई में कि इंटरेस्ट रेट आउटलुक क्या है और रिसेशन कितना डीप लग रहा है। उसके बेसिस पर मैं कॉल लूंगी ग्रेजुअली इसका वेट बढ़ाने का। लेकिन एक बात तय है कि ये कैश जनरेटिंग कंपनीज है और वर्ल्ड पूरा डिजिटाइजेशन करना चाहता है, तो इनको काम तो आना ही आना है। बट एक 6 महीने का या 2 साल का पैच है, जब काम की स्पीड थोड़ी कम हो सकती है, तो वो कितना है वो एसेस करते करते वेट बढ़ाना चाहिए। अमीषा मैम, एक आप चीज़ पूछूंगा आपसे, क्योंकि हर्षता के 2 प्रश्नों में और मेरे 2 प्रश्नों में ओवरऑल मार्केट, बैंक्स, NBFCs, IT सब कुछ पूरा हो गया, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पूरा हो गया। मैम, ये हेल्थ, इसको अगर मैं बाइसेक्ट करूँ बाजार के परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनियाँ हो, चाहे वो डायग्नोस्टिक कंपनियाँ हो, फार्मा कंपनियाँ हो, हॉस्पिटल कंपनियाँ हो, कुछ अच्छी लिस्टिंग अगर आप देखें इस साल की थी। ग्लोबल हेल्थ काफ़ी अच्छा, अगर आप देखें एक लिस्टिंग था। इस स्पेस में कोई स्टॉक जिस पर नजर गई हो जो कि वैल्यूएशंस के लिहाज से या फिर अपसाइड पोटेंशियल्स के लिहाज से अच्छा लग रहा है इस स्पेस में? में हम बहुत बुलिश हैं। हॉस्पिटल सेगमेंट में अभी भी मैक्स लाइफ एंड किम्स, ये 2 हमारे टॉप पिक्स में है, और हमारा मानना है कि ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर ग्रोथ इज विजिबल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये सेक्टर हमें फार्मा की कंपैरिजन में भी थोड़ा कॉस्टली है, पर अच्छा लग रहा है। ओके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई सभी सेक्टर्स पे और खुल के आपने इनफैक्ट अपने स्टॉक्स की वकालत की। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और एक बार फिर से आपको वर्ष 2023 की शुभकामनाएं। चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और मार्केट्स डे हाई और 20 डेमा का स्वाद चख के निफ्टी थोड़ा सा अगर आप देखें बैकफुट पे आता हुआ, और करीब करीब आप देखें तो निफ्टी IT अब 300 अंकों पर है, और निफ्टी IT आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जनाब पोस्ट आई थिंक 13 दिसंबर, या फिर अगर मैं सिर्फ कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करूँ तो 1 दिसंबर के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेशन विटनेस किया है निफ्टी IT ने। 20 डेमा बाइसेक्ट किया, 50 डेमा बाइसेक्ट किया, और साथ ही साथ अब स्ट्राइक करता हुआ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। डाउ फ्यूचर्स क्या कहते हैं, BTST कॉल सब लेके आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर कमाई करते में तुरंत हाजिर होते हैं।
की चाल ऊपर की तरफ ही है। 18,250 51 को रादर छूने के बाद हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी 217-18 के ऊपर ही ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस बीच मारुति की तरफ से अपडेट आ रहा है कि 2022 का साल एक्सपोर्ट के लिहाज से काफ़ी ज़ोरदार था। 2,60,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ इन्होंने दरअसल एक्सपोर्ट की हैं। 2018 से अगर आप कंपेयर करें तो लगभग दोगुना ये एक्सपोर्ट 2022 में होता हुआ साफ दिखाई दिया है। बलेनो ब्रेजा के मॉडल्स सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुए हैं। ये फिलहाल मारुति की तरफ से दरअसल एक अपडेट आ रहा है। स्टॉक हालांकि एकदम शांत है, ज़्यादा कुछ आज यहाँ पर हो नहीं रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट अच्छा खासा पिकअप कर चुका है 2022 के साल में कंपनी के लिए। चलिए अब थोड़ा सा गियर ही शिफ्ट करते हैं और डीलिंग रूम का रुख करते हैं। यतिन हमारे साथ है। यतिन, बताइए, आई एम श्योर डीलर्स आपसे बात करके भी खुश हुए होंगे, वो भी वापस आए हैं और आप भी वापस आ गए, तो बताइए किस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है आज? लेकिन हर्षदा, अभी भी मार्केट बहुत रेंज में है, वॉल्यूम्स कम है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पिकअप हो गया या ट्रेडर्स बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं। काफ़ी रेंज बाउंड सेशन है, वॉल्यूम्स भी नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन अभी भी उनको लगता है कि फाइनेंशियल्स में दमखम है। ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं कि जो क्वार्टरली अपडेट्स, मंथली अपडेट्स आ रहे हैं बैंक्स की तरफ से, काफ़ी रोबस्ट हैं, स्पेशली क्रेडिट ग्रोथ को लेके। तो फोकस फाइनेंशियल्स पे ही है और इसीलिए आईडीएफसी लिमिटेड इनको पसंद आ रहा है। ऑब्वियसली इन्होंने अपना एएमसी कारोबार जो है वो बेचने की भी लगभग पूरी कर दी है। तो कहीं ना कहीं वो एक ट्रिगर आगे जाते हुए रहेगा कि पेमेंट जैसे आता है वैसे फंड्स का किस हिसाब से डिप्लॉयमेंट होता है, शेयर होल्डर्स को किस हिसाब से रिवॉर्ड किया जाता है। ऑब्वियसली आज मोमेंटम है, लगभग स्टॉक डेज हाई पे है। यहाँ डीलर्स बीटीएसटी की ट्रेड ले रहे हैं और उनको लगता है कि स्टॉक यहाँ से 2 से 4% का क्विक मूव दे सकता है और इसीलिए यहाँ वो एक मोमेंटम ट्रेड देख रहे हैं, खास करके एचएनआईज। इसके अलावा एक्सिस बैंक लगभग 4 डिजिट के आसपास ये स्टॉक आपको बहुत जल्द आता हुआ दिखाई देगा, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। फ्रेश खरीदारी भी यहाँ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की तरफ से हो रही है। जो हम क्वार्टरली अपडेट की बात कर रहे हैं वहाँ भी बेहतरीन तरीके से आपको फ्लोज दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जो अपडेट्स आए हैं उनको लेके काफ़ी उत्साहित हैं ब्रोकरेजेस और एनालिस्ट। तो कहीं ना कहीं पोजिशनली एक्सिस बैंक में डीलिंग रूम्स को लगता है कि 50 से 60 रुपये का जंप आ सकता है और इसीलिए वो यहाँ भी थोड़ी बहुत सिलेक्टिव बाइंग कर रहे हैं फ्यूचर्स में। फिलहाल बैंकिंग पर क्लियरली बायस तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे एक्सिस एक टॉपिक के आधार पर निकला है। अच्छा, एक्सिस पे तो आज सुबह में अच्छे खासे अपडेट्स भी आए थे हमारे जानकारों की तरफ से और अभी भी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। एक तो और ट्रेड्स और निफ्टी बैंक की चाल एक बार फिर आपके सामने रखते हैं। 183 पॉइंट ही ऊपर है। ये बताइए गावा साहब, निफ्टी बैंक का अगर लॉन्ग ट्रेड अभी भी हाथ में है, इसे कैरी करने की तैयारी हो रही है आपकी या फिर आज क्या स्क्वायर ऑफ करेंगे? स्क्वायर ऑफ तो नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से कैरी कर सकते हैं, बिकॉज ये जो बॉटम्स बन रहे हैं वो राइजिंग बॉटम्स बन रहे हैं। जब तक ये मैं कहूंगा 43,100 बरकरार है तब तक तो मेरे ख्याल से बैंक्स कैरी करने चाहिए। हो सकता है कल गैप अप खुले या फ्लैट खुलने के बाद एक ब्रेकआउट मिले। थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट नॉर्मली सक्सीड करता है, तो मुझे तो अब भी अच्छा लगता है बैंक निफ्टी। और निफ्टी की बात करें तो मैं मुझे लगता है 18,150 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मेरा ख्याल ऑन द अपसाइड और लॉन्ग साइड, जब तक ये वायलेट नहीं होता तब तक डिप्स बायबल। वाकई अगर आप देखें, देखिए 50-60 पॉइंट अगर आप देखें शायद बैंक निफ्टी लिए बहुत मैटर नहीं करते। तो प्रकाश सर कह रहे हैं कि इट्स लॉन्ग ट्रेड, कैरी ट्रेड एंड 18,232 इस वक्त अगर आप देखें निफ्टी ट्रेड करता हुआ। अब एक काम करते हैं, डाउ फ्यूचर्स का स्वाद आपने चख ही लिया होगा, मेरे ख्याल से स्क्रीन पे दिख ही चुका है आपको। इट्स अप अबाउट 357 पॉइंट्स। अर्शदा, आज सिर्फ मॉर्निंग कॉल के वक्त ही अगर आप देखें इसमें थोड़ी टर्बुलेंस थी और एक बार के लिए अगर आप देखें जब हमारी बातचीत शुरू हुई थी, मंत्रणा शुरू हुई थी, थोड़ी सी हिचकिचाहट थी, अदरवाइज पूरे दिन स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और ग्रेजुअली अगर आप देखें इसकी जो तेज़ी है वो बढ़ती ही गई। आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें 350 पॉइंट ऊपर। अब एक काम करते हैं, यहाँ से BTST कॉल्स लेना शुरू करते हैं। BTST या फिर STBT जो भी हो। मानस, आपका कन्विक्शन कॉल फॉर टुमारो। तो देखिए इंश्योरेंस क्षेत्र में ही रहेंगे क्योंकि ये पहला दिन है जब इंश्योरेंस क्षेत्र में हमें बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिला। तो मेरा समझना है कि कल भी हमें कंटिन्यूएशन जरूर देखने को मिलेगा। तो SBI लाइफ पे खरीदारी करने की राय रहेगी। SBI लाइफ के अगर पैटर्न देखिए तो वहां पर आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला है 1265 के ऊपर। तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 1254, 1254 कैश लेवल्स हैं ये। तो 1254 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है। 1300 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं।
ओके, एसबीआई लाइफ आज का टॉप आएगी ना एनबीएफसी स्पेस में, इंश्योरेंस स्टॉक्स की ट्रेजेक्ट्री में। प्रकाश सर, आपका कैरी करेंगे? मेरे ख्याल में भारतीय एयरटेल मुझे अच्छा लगता है। एक अच्छा डाउन मूव मिला, उसके बाद एक लास्ट वीक और इस हफ्ते अप मूव लगता है। ट्रेड करा है 817 पर, पॉसिबल है कि 825 देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप होगा करीब 812 का। बस भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल, ये एक लॉन्ग ट्रेड, तो 2 ट्रेड हो गए लॉन्ग अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे। श्रीकांत, आप क्या पिक करेंगे कल के लिए? ये आपका जो ऑडियो नहीं आ रहा है श्रीकांत जी, आवाज खोलनी पड़ेगी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे अगर देखें तो मुझे लगता है कि फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई स्टॉक देखना है तो पिछले 2 या 3 दिनों से एनबीएफसीज में हमने काफी अच्छा एक मोमेंटम देखा है। बजाज फाइनेंस उसमें एक ऐसा स्टॉक है कि जिसमें अच्छा खासा एक टेक्निकल ब्रेकआउट आया है। एक बड़ी ट्रेड लाइन जो सप्लाई लाइन जो बनी थी उसको उसने क्रॉस किया है और मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि मंथ के बिगिनिंग में ये अपने कुछ कंपनी अपडेट्स भी देता है। तो हमें लगता है कि इस लेवल पे काफी अच्छा एक प्राइस वॉल्यूम एज वेल एज टेक्निकल ब्रेकआउट सॉर्ट ऑफ एक बाइंग बन रहा है। तो करंट लेवल से यानी 6600 या 6610 के करीब इसे लॉन्ग करके चले। टारगेट्स रखे यहाँ पे 6750 से लेकर 6770 के, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 6530 जो आज के लोवेस्ट लेवल्स है। तो आज का वॉल्यूम प्राइस मुझे लगता है कि आज के लोवेस्ट लेवल्स ये एज अ स्टॉप लॉस हम यूज कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस अगर देखें 6602 पे ये बाय कॉल है आपकी, तो एनबीएफसी का मूव कंटिन्यू करेगा। अच्छा, सुदीप के पास चलते हैं। सुदीप, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? वीरू जी, मैं एक्सिस बैंक को लेके जाना चाहूंगा एज अ बीटीएसटी। स्टॉक अपने सबसे उच्च स्तरीय पे ट्रेड कर रहा है, लाइफ टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है। मुझे पिछले 3-4 सेशन से अगर हम देखें तो ये हायर टॉप हायर बॉटम भी बना रहा है। प्लस जो 958 का जो उसका पहले का स्विंग रेजिस्टेंस था 21 दिसंबर का, स्टॉक आज सक्सेसफुली उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी को जो ये आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले 2-3 सत्रों से, ये आगे आने वाले 1-2 सत्रों में भी और आउट परफॉर्म कर सकता है। और ये बहुत जल्दी हम एक्सिस बैंक को 4 फिगर मार्क में देख पाएंगे। तो मुझे लग रहा है 945 के स्टॉप लॉस से इसमें बीटीएसटी और एक पोजिशनल ट्रेड लेके जा सकते हैं 945 के स्टॉप लॉस से 985 और 1000 के टारगेट्स के लिए। ओके, एक्सिस बैंक याद रखिएगा आज अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे था, ऑल टाइम हाई क्लोज होता हुआ। वाकई इनफैक्ट सुबह हमने कमेंट्री में डिस्कस भी किया था कि 2 स्टॉक्स निफ्टी की इस तेज़ी को, निफ्टी बैंक की इस तेज़ी को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार बखूबी लग रहे हैं। दैट्स एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक चला लेकिन बाद में सिंक हो गया, बट स्टिल आईसीआईसीआई बैंक ने याद रखिएगा आज 4th कंसेक्यूटिव डे, 4 दिन लगातार क्रमबद्ध तरीके से आईसीआईसीआई बैंक ने, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट्स को ड्रॉ करें उस पर 20 डे डाल दें तो 4 कंसेक्यूटिव सेशंस में आईसीआईसीआई बैंक ने 20 डे मार्क ऑन द हायर साइड स्ट्राइक किया है। बट हम एक बेहद शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में एक फंडामेंटल कॉल उठा लेते हैं। मयूरेश जी, अगर आप खुद कंफर्टेबल नहीं है तो वो आपकी वो टेक्निकल रिसर्च टीम जिसको आप बीच में बार बार ले आते हैं, उन्हीं के सौजन्य से कोई अच्छी कॉल बताइएगा जरूर प्लीज। ये बिल्कुल आई थिंक उन्हीं से कॉल है क्योंकि बीटीएसटी चल रहा है शॉर्ट टर्म कॉल से वीरू जी। तो हमारा एक फिल्टर है मार्केट पर इंडिया में जो बार-बार मैं जिक्र करता हूं, न्यू हाई एंड आरएस लाइन आफ्टर 4 ईयर डिक्लाइन। उसमें ये जनरल इंश्योरेंस प्लेयर्स वाले हैं, बीन स्टडीइंग दिस फॉर क्वाइट अ व्हाइल। जीआईसी इज समथिंग जो मुझे लगता है आई थिंक एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म रिटर्न्स दे सकता है। 2-3 चीजें हो रही है जैसे मैंने आईसीआईसीआई जनरल के लिए भी कहा था। एक आई थिंक जो री इंश्योरेंस के लिए जो रेट्स हैं वो काफी कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, लॉस रेशियोज अच्छे खासे नीचे आ गए हैं और जीआईसी स्पेसिफिकली इन दिस एंटायर री इंश्योरेंस स्पेस अपनी लीडरशिप पोजीशन, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है, एडिक्वेट कैपिटल है और जितनी भी आई थिंक एक दिक्कत फर्स्ट हाफ में दिखी है बोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस प्रीमियम्स, जिसे ग्रॉस रिटर्न डायरेक्ट प्रीमियम्स कहते हैं, मोटर पे हो, फायर पे हो, हल पे हो, कार्गो पे हो, दैट शुड शो स्ट्रॉन्ग रिकवरी सेकंड हाफ में। और रॉस रेशियोज भी अच्छे खासे कम होने चाहिए। कंबाइंड रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो सारों के लिए अच्छे हैं इंक्लूडिंग जीआईसी। बट मैं 2 चीजें देख रहा था आई थिंक व्हेन आई वाज स्टडीइंग दिस सेक्टर। पहली चीज आई थिंक जो ओवरऑल इंश्योरेंस सेगमेंट है, जो जनरल इंश्योरेंस मार्केट है, वो 7 से 8% का ग्रोथ देना चाहिए अगले 2 से 3 वर्षों में। दूसरा आई थिंक जो पिछले बजट में गवर्नमेंट ने श्योरिटी बॉन्ड्स दिए थे एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर बैंक गारंटीज, नॉन लाइफ प्लेयर्स ये श्योरिटी बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को। जो इंश्योरेंस सपोर्ट लगता है, मुझे लगता है कि ये बजट में
शायद कुछ आ जाएगा इसकी तरफ, बिकॉज इंश्योरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो सपोर्ट करने चाहिए विल बी प्रिटी ह्यूज इन अ रन टू द जनरल इलेक्शंस। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मैं खुद उम्मीद कर रहा हूँ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ स्पेस रिलेटेड टू लाइफ नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। और दूसरा जो आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ है, इसमें 1600 करोड़ का एलोकेशन हुआ था 5 वर्षों के लिए। तो हेल्थ केयर एज अ स्पेस के लिए गवर्नमेंट विल गो ऑल आउट, इस पे शायद बूस्ट मिल सकता है जो ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस को काफी हेल्प कर सकता है, जो हम ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो मुझे लगता है 2 तड़के बजट से ये स्पेस के लिए आ सकते हैं। जीआईसी एक शॉर्ट बेट रहेगा एज पर आर एमआईसी फिगर। इंश्योरेंस सेक्टर में आलोक प्रियदर्शी, आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले बता भी रहे थे, ये एक्सक्लूसिव अपडेट था कि बजट में शायद जो फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस बायर्स है उनको एक अच्छा खासा रियायत आता हुआ दिखाई देगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस लेना शुरू करें। और इसमें से अगर आप एक महिला है जो इंश्योरेंस पहली बार ले रही है तो आपको कुछ और बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये एक्सपेक्टेशन थी, सीएनबीसी आवाज़ की एक्सक्लूसिव खबर थी। अब देखते हैं बजट में वो डिलीवर होता है या नहीं, क्योंकि ये प्रस्ताव तो डेफिनेटली आया है सरकार के सामने। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स, और श्रीकांत मैं आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि ट्रेंड बहुत ही जोरदार साबित होता हुआ दिखाई दिया है इसमें। आरबीएल बैंकों में ये भी स्टॉक जो अपनी चाल को मजबूत करने में लगा है, 2.5% ऊपर, कुछ शॉर्ट की पोजीशंस कवर होती हुई दिखाई दी है। नए ट्रेड लेने के फेवर में है क्या आप? 188 डे हाई, 186 कैश में इस समय। बिल्कुल। तो देखिए हर्षदा, अगर आरबीएल बैंक के अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस को अगर आप देखते हो तो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट ये स्टॉक 100 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था सितंबर में, जब मार्केट में हमने अच्छा खासा एक सेल ऑफ देखा था। और उस सेल ऑफ के बाद जब मार्केट उभरा तब कई सारे बैंक स्टॉक्स निकले ऊपर, लेकिन ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो अगर परफॉर्मेंस देखें तो उसमें एक वी शेप रिकवरी बनी है, और अगर 80-85% परफॉर्मेंस देने के बाद भी अगर स्टॉक्स में अगर कंसिस्टेंसी अगर दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि जो इसका वी शेप फॉर्मेशन है, उसकी जो एंड लिमिट जो आती है वो आ रही है तकरीबन अराउंड 220-225 के करीब। और ऐसे फॉर्मेशन में हमेशा जो लास्ट लेग होता है ऑफ द रैली वो काफी स्ट्रांग होता है। तो हमें लगता है कि करंट लेवल से भी बिल्कुल इससे लॉन्ग करके चल सकते हैं। थोड़ा मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस उसमें थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हम रखेंगे अराउंड 2 या 3 दिन पहले के लोवेस्ट लेवल्स का 178 का स्टॉप लॉस रखे, एक पोजिशनल ट्रेड बनाए, और टारगेट्स यहाँ पे रखे 200 और 210। 200-210 के टारगेट के लिए एक मौका आरबीएल बैंक में। थोड़ा सा लंबा ट्रेड खींचेगा, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, कुछ और काउंटर्स जहाँ पर हमने देखा है जो तेजी है और जोर दिखा रही है, उसमें इंफ्रा प्लेयर्स में खुलने के साथ ही रुचित ने एक तो स्ट्राइड्स फार्मा दिया था। रुचित, आपका क्या औरों पर भी नजरें गई है? सन फार्मा जैसे ट्रेड्स पर नजरें गई है? सुदीप, आई बेग योर पार्डन, क्या आप इस स्पेस में कुछ ट्रेड्स लेने के फेवर में हैं फार्मा कंपनियों में? आप म्यूट पर है सुदीप शायद। अगर हम फार्मा कंपनीज में देखें तो सिर्फ पहले तो फार्मा सेक्टर का अगर हम चार्ट देखें, ओवरऑल निफ्टी फार्मा तो एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड में है। आज पहला दिन है जहां पे हमें एक हल्का सा एक रिवर्सल कुछ स्टॉक्स में दिख रहा है, पर फिर भी अगर फार्मा स्टॉक्स में से किसी स्टॉक को चूज करना है तो एक ऐसा स्टॉक जो फार्मा सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, और वो है सन फार्मा। मुझे लग रहा है कि सन फार्मा में जो हिसाब से कंसोलिडेशन हुआ था पिछले 6-7 सत्रों में, और जो बॉटम्स बनाए थे सन फार्मा में 985 और 990 के बीच में पिछले 7-8 सेशंस में, वहां से एक सपोर्ट लेके स्टॉक आज 1005-1007 के रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो एक छोटा सा एक रिवर्सल प्ले या थोड़ा एक शॉर्ट टर्म ट्रेड इसमें कर सकते हैं, जो है 995 के स्टॉप लॉस से 1030-1045 के टारगेट के लिए। बट इसको छोड़ के मुझे फार्मा में और कोई स्टॉक मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दमखम रख रहा है। तो ये एक ही स्टॉक है जो मुझे लग रहा है आउट परफॉर्म कर सकता है इवन फार्मा इंडेक्स के सामने। फार्मा आपकी स्क्रीन पर आप देखें, डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता है। सन फार्मा का चार्ट लेके आइएगा। आई थिंक आज थोड़ी सी हैरानी हो रही है मुझे। अगर आप देखें सन फार्मा, डॉक्टर लाल पैथलैब, मेट्रोपोलिस, सब में अगर आप देखें काफ़ी अच्छा खासा पुल बैक है। और सन फार्मा याद रखिएगा, इन सिंगल सेशन इसने लगभग पिछले 5 सेशन की कैंडल्स को कवर किया और क्लोज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। ऑल चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इट्स 18,233। कुछ स्टैट्स देख लेते हैं, उसके बाद 1-2 ट्रेड्स पे और नजर डाल लेंगे।
अगर आप आज सेक्टोरियल परफॉर्मेंस को देखें, मैं प्राइस परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाजार के कन्विक्शन की बात कर रहा हूँ। वो स्पेस जहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप हुआ। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आज ओआई इंडाइसिस में बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ है और ज़्यादा कन्विक्शन अगर आप देखें तो आज इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी लेके जा रहा है ज़्यादा कन्विक्शन, क्योंकि इसने 20 डे में स्ट्राइक कर लिया ऑलरेडी। उसके बाद अगर आप देखें इट्स बैंकिंग 3.7% और इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप फेडरल बैंक। ऑल दो स्टॉक सिंक हुआ, हल्का सा सिंक हुआ बाद में, और 12.5% का। उसके बाद सेकंड टॉप ओआई गेनर सीयूबी, उसके बाद अगर आप देखें इट्स पीएनबी, और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा। तो कहीं ना कहीं जो एक्सिस बैंक है इसने ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन उसके बावजूद जो कन्विक्शन था, ओआई रेशंस थे, वो पीएसयू बैंक छोटे बैंकों में ज़्यादा अगर आप देखें मौजूद रहे। बैंकिंग के बाद लॉन्ग साइड में इट्स फाइनेंस, और उसमें भी अगर आप देखें इंश्योरेंस बास्केट। सबसे बड़ा ओआई गेन लॉन्ग साइड में अगर किसी स्टॉक में हुआ तो वो है मन्नापुरम फाइनेंस, याद रखिएगा 14.9%। उसके बाद अगर आप एसबीआई लाइफ को देखें तो 14.3%, और उसके बाद आईसीआईसीआई 10.5%। तो एक गोल्ड फाइनेंस कंपनियां और साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनियां, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिखा गया। एंड एचडीएफसी लाइफ करीब 2.1% ओआई बिल्डअप, लेकिन याद रखिएगा एचडीएफसी लाइफ में प्राइस वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग था, 4.5% अप। और एक और चीज़, एक कॉम्बिनेशन को मत भूलिएगा, दैट्स पीएफसी का जिक्र मैं करना भूल गया, 11.5% ओआई बिल्डअप, आरईसी 2.3% बिल्डअप। तो बैंक्स और एनबीएफसीज आज अगर आप देखें सुपर स्विंग देखे गए और स्ट्रॉन्ग एडिशन। उसके बाद अगर आप देखें तो आज एक टाटा कम्युनिकेशन में 3% का बिल्डअप था टेलीकॉम स्पेस में। टेक्नोलॉजी बास्केट में अगर आप देखें तो आज कोफोर्ज में, याद रखिएगा 2 दिन के सुपर लॉन्ग एडिशन के बाद आज एक शॉर्ट कवरिंग का चंक दिखा गया है। मतलब ओआई लॉस्ट हुआ बाय 7.8% के क्वांटम से, और 3% स्टॉक ऊपर था। मैं आपको बात कल क्लोजिंग में भी बोल रहा था, मॉर्निंग में भी बोली थी कि इसमें ह्यूज ओआई एडिशन है। और उसके बाद अगर मैं एक और स्पेस की बात करूं जहां पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप है, उसमें ऑयल एंड गैस स्पेस, यहाँ पर भी एमजीएल 1.4 और बीपीसीएल करीब 3.5% का बिल्डअप है। एक बार मानस जरा बीपीसीएल के स्ट्रक्चर को देखिएगा। एनी थॉट्स ऑन बीपीसीएल? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज कल ब्रीच हो गए थे। आज स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को भी रिगेन कर लिया है। वॉल्यूम थोड़े बेहतर हो रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है। और मैं उम्मीद करूंगा कि 345 तक के स्तर आपको जल्द देखने को मिल जाएंगे। तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 333 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ये फिलहाल बीपीसीएल पर एक क्लियर कट व्यू तेजी वाला, और आप देखिए यही कुछ स्टॉक्स है जहां पर धीरे धीरे करके आखिरी चंद मिनटों में भी तेजी की पोजीशंस जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। आज रेल कंपनियों में काफ़ी ज़ोरदार एक्शन रहा। इरकॉन, आपका आईआरएफसी, ये सब हायर साइड पर ही जाकर टिक रहे। आरबीएनएल तो इनफैक्ट नियरली एक अपर सर्किट पर था। इनमें से कोई ट्रेड जो आपको लग रहा है गावा साहब आप कैरी करने के फेवर में रहेंगे? इरकॉन, आईआरएफसी देखिए 3% ऊपर, सारे छोटू टिकट साइड काउंटर्स हैं। 33 रुपये देखिए ये आईआरएफसी का भाव। इरकॉन में भी इसी तरह का एक्शन देखने को मिला है आज। कुछ कैरी करेंगे क्या? अच्छा ही लगता है मुझे, बिल्कुल। आई थिंक अब बाय मोड 390 मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए और थोड़ा वक्त देना चाहिए। ये जा रहा है 40 की तरफ, तो 7 रुपये अपू यहाँ से अब भी बाकी है, तो मेरे ख्याल से यस आईआरसी लेना चाहिए, बिल्कुल। आईआरसीटीसी आई थिंक साइडवेज जोन है, इसमें एक अपू डिप मिलता है तो थोड़ा इंतजार करेंगे। आई थिंक आई गो विद आईआरसी। आईआरसीटीसी में खबर आई लेकिन उसका ज्यादा कुछ इम्पैक्ट आया ही नहीं। और वैसे आगावा साहब की ना इनिशियली थोड़ी आवाज कट गई थी, तो मैंने बस सुना अच्छा, और फिर मुझे बीच में लगा ये बोल रहे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आईआरएफसी इनको पसंद है, लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। वायदे में मैक्स लाइफ, मानस जी, सभी काउंटर्स के बीच क्या ये और चलेगा? हाई पर बंद हो रहा है। बिल्कुल चलेगा जी, तो बिल्कुल चलेगा। देखिए 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज आज रिगेन हुए हैं, उसके ऊपर स्टॉक निकला है। अगर आप पैटर्न देखें तो मेरे हिसाब से तो ये कंफर्मेशन है एक हायर बॉटम का। अब अगर आप डेली चार्ट पे जाइए तो वहां पर आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। हालांकि नेकलाइन अभी 732 रुपए के आसपास है, तो अभी भी वो थोड़ा दूर है, लेकिन आप आज के पैटर्न को देखिए इस उम्मीद में खरीदारी कर सकते हैं कि अगर 732 का लेवल ब्रेक हुआ और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कंफर्मेशन मिला
तब तो आपको 800 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई थिंक एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 689 ये कैश लेवल्स है, 689 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। पहला टारगेट 450 रुपए और उसके बाद शायद आपको 800 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 750 और 800 के टारगेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी मैक्स फाइनेंशियल में। अच्छा, सुबह में मानस आपने ग्रैन्यूल्स पर एक व्यू दिया था और ग्रैन्यूल्स का मैं अभी डेटा देख रही थी। ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीब 3% से ज्यादा का 2% ऊपर है। आपका टारगेट क्या 335 था ना? जी देखिए 335 टारगेट था, आई थिंक 329.70 के हाइज बने, उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। लेकिन मेरा समझना है कि अगर किसी ने पोजीशन लिया है और अगर उसके पास एक पोजीशन है तो आप बिल्कुल कैरी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज कर लीजिए, 323 पे आपको स्टॉप लॉस को रिवाइज करके रखना है। ऊपर की तरफ टारगेट वही रहेंगे 335 रुपए के। अब एक काम करते हैं, अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार जरा एफएनओ सेटअप को देखते हैं कि एग्जैक्टली जब हम 20 डेमा पे क्लोज हो रहे हैं, आई मीन -5 पॉइंट्स, और निफ्टी बैंक डे हाई पे क्लोज हो रहा है ऑलमोस्ट, और अपने पिछले 5 सेशन की बास को बाइसेक्ट करके क्लोज हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन का अगर आप देखिए ट्रेंड क्या है डेरिवेटिव्स में, 73 लॉन्ग्स, HDFC लाइफ, PFC, मेट्रोपोलिस, मैक्स फाइनेंशियल, ICICI प्रो कंसंट्रेटेड है। काफ़ी हद तक अगर आप देखें झुकाव इसका नज़र आ रहा है इन BFCs की तरफ, और PFC याद रखेगा स्ट्रॉन्ग OI बिल्डअप यहाँ पे देखा गया। डॉक्टर लाल पैथलैब शॉर्ट कवरिंग, कोफोर्ज आज जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन के लॉन्ग बिल्डअप के बाद आज यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी। सिंजन, हेवल्स, टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग थी। अगर आप कंसोलिडेटेड फिगर्स को देखें तो इट्स ऑलमोस्ट 120 लॉन्ग्स, मतलब ग्रीन्स, ठीक है, 21 इनफैक्ट। लॉन्ग अनवाइंडिंग थी नवीन फ्लोरिन में, हिंडाल्को में, जी एंटरटेनमेंट में, अपोलो टायर्स में, अशोक लेलैंड में, और शॉर्ट बिल्डअप था एम फाइनेंशियल्स में। आज अगर आप देखें पोस्ट क्वार्टरली अपडेट्स, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, TVS मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस और साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे आज अगर आप देखें थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिली और आज यहाँ पे शॉर्टिंग देखने को मिली, शॉर्ट बिल्डअप था। एक दो स्टॉक्स और चलते चलते मार्क कर लेता हूँ जिनमें याद रखिएगा OI बिल्डअप बहुत स्ट्रॉन्ग था, बिहेवियर बहुत स्ट्रॉन्ग था। RBL, इसका जिक्र हर्षदा ने किया। इस सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर बैंकिंग में कोई स्टॉक लेके आया था तो वो था आपका RBL, और RBL अब दिसंबर 2021 की ट्रेजेक्टरी के हाइज को फिर रीगेन करता हुआ 2 स्टार प्राइस परफॉर्मर रहे आज RBL एंड एक्सिस बैंक एट ऑल टाइम हाई। लेकिन आज मेटल सिंक हो रहे थे और थोड़ा बहुत अगर आप देखें जिसे कहते हैं ना, मैं एक रीजनेबल ड्रॉप था, और बट मैं थोड़ा सा अगर आप देखें चिंतित था एक स्ट्रक्चर को लेकर आज, और वो था TVS मोटर्स। आपकी राय श्रीकांत, TVS मोटर्स पे 1044 एक अच्छे अपर स्विंग के बाद आज बैकफुट पे आए स्टॉक। कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जिसके नीचे पोजीशंस को लिक्विडेट करना चाहिए, आपका व्यू? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन की अगर बात करें तो इसमें एक थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस आया है, यानी कि एक बड़ी रैली के बाद इसका जो ओवरऑल जो ट्रेंड था उसमें डाइवर्जेंस आ रहा है। ऑसिलेटर्स जो है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो रैली है या तो ये जो करंट मोमेंटम है उसमें और वीकनेस हमें देखने मिलेगा, और जो करंट अपवर्ड एक्टिविटी बनी थी उसमें एक शिफ्ट आ सकता है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक ग्रेजुअली धीरे धीरे 920 या 950 के लेवल्स को छू सकता है, और करंट लेवल्स पे उसने एक रिवर्सल फॉर्मेशन भी बनाया है आफ्टर दिस मंथली नंबर्स। तो हमें लगता है कि अगर इस लेवल से अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर कोई पोजीशन है तो मुझे लगता है कि उसमें से एग्जिट लेना चाहिए, और अगर कोई स्टॉप लॉस अगर रखना है इस लेवल से तो हमें लगता है कि 1020 का स्टॉप लॉस रखें। अगर 1020 के नीचे की अगर क्लोजिंग अगर आती है तो वीरेंद्र फिर हमें लगता है कि ये स्टॉक ग्रेजुअली 920-925 के लेवल्स को छू सकता है, जो एंटायर रैली का 40% का रिट्रेसमेंट है। तो करंट लेवल से बिल्कुल अगर कोई लॉन्ग पोजीशन है तो उसे कम। और जाते जाते देखिए निफ्टी के हक में एक बात जो जा रही है वो है रिलायंस की। अगर आप देखें नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के बीच में रिकवरी, आज रिलायंस अपनी खबरों के बीच में विंडफॉल टैक्स को आप देखें जो बढ़ाया गया था उस खबरों के बीच में एक रिस्क था निफ्टी के लिए, बट रिलायंस ने एक बहुत कंट्रोल्ड फॉल दिखाया। याद रखिएगा मैं जो भी टिप्पणियां कर रहा हूँ सिर्फ डेटा के आधार पर कह रहा हूँ। आज का लो नहीं वॉलेट कर पाया कल के लो को, ये अपने आप में अगर आप देखें पॉजिटिव डाइवर्जेंस था, और इनफैक्ट पूरी की पूरी बॉडी जो है वो 100 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर के बीच में इनफैक्ट रोटेट करती रहे, बट स्टिल अगर आप देखें इट्स अ क्लोज अबव 110 एंड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज,
और एक दो भारी स्टॉक्स जिनका अगर आप देखें जिक्र हमें करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा TCS, ये अर्निंग सीजन शुरू होने से पहले आई थिंक सबसे कमांडिंग पोजीशन में अगर कोई लार्ज कैप IT स्टॉक था तो वो था। आज TCS अगर मैं कंपैरिजन करूं तो यस, TCS का ये क्लोज आज हर्षता एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आता हुआ। एक बार इन्फोसिस के क्लोज को देखते हैं। इन्फोसिस का क्लोज आज हमने डेडिकेटेड डिस्कशन किया, नो नॉट एग्जैक्टली। इन्फोसिस का अगर आप देखें क्लोज जो है वो आज इवन अपने 20 डेमा को भी अगर आप देखें क्रॉस नहीं कर पाया। और HCL जिस पे सबसे सिवियर प्राइस डैमेज हुआ था इस पूरे के पूरे अगर आप देखें सीजन में, HCL अभी भी आई मीन 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर है, बट बहुत स्मार्ट कैंडल जो क्रिएट हुई वो थी TCS में। चलते हैं, एक काम करते हैं, इस क्लोजिंग को और बारीकी से समझने के लिए देखने के चलते हैं हर्षता के पास वॉल पे। हर्षता, ओवर टू यू। जी हाँ वीरू, क्लियरली हमने 18,251 का हाई देखा और ऊपरी लेवल से थोड़ा सा नरम लेकिन एक हायर ग्राउंड पर ही इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। नियरली 40 अंकों का इजाफा यहाँ पर निफ्टी में 18,236 के लेवल्स पर हम जाकर इसे टिकता देखेंगे। निफ्टी बैंक में वॉलेटिलिटी थी लेकिन 250 पॉइंट की बढ़त पर इनफैक्ट ये बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। 43,465 के लेवल्स है। निफ्टी IT देखिए 206 अंकों का इजाफा और निफ्टी IT में TCS का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग योगदान था मार्केट को ऊपर खींचने में और अपना एडिशनल इनपुट देने में। आज मिड कैप इंडेक्स में ज्यादा कुछ आतिशबाजी नहीं, हल्की बढ़त पर ट्रेड देखने को मिला है, लेकिन कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ रही है। इंश्योरेंस कंपनियां HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ये कुछ स्टॉक्स जो दिग्गज है, इंडेक्स का हिस्सा है, ये भागे। लेकिन ICICI प्रू, ICICI लोम्बार्ड, आपका LIC, GIC, ये पूरा पैक है जहां पर हमने देखा बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली। लगे हाथ PB फिनटेक भी देख लेते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों में PB फिनटेक का मुख्य कारण यही था जब वो बिजनेस में आए कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंश्योर करवाना चाहते हैं। ये स्टॉक नहीं चला, बाकी कंपनियां जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो चल लिए। अब आप देखिएगा PB फिनटेक का जिक्र हुआ है तो जोमेटो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक और बड़ा एग्जिट, CTO ने इस्तीफा दिया एंड इत्तेफाक से को फाउंडर भी थे। स्टॉक 2-2.5% नीचे है, तो यहाँ पर दबाव देखने को मिला है। कुछ और खबरों में बैंकिंग शेयर, CSB, कर्नाटका बैंक, फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, M&M फाइनेंशियल्स, इन सब में एक्शन था। इनफैक्ट M&M फाइनेंशियल्स सबके अपडेट्स अच्छे, लेकिन ये M&M फाइनेंशियल का स्टॉक नहीं चला, वहां पर दबाव देखने को मिला, 3% की गिरावट। तो ये मिड कैप्स का हाल था। अब आते हैं हीट मैप की तरफ जो आपको बताएगा कि इंडेक्स हैवीवेट्स में क्या हुआ है। तो आज देखिए तेजी इन इंश्योरेंस कंपनियों की बदौलत, बैंकिंग स्टॉक्स की बदौलत, जिसमें एक्सिस बहुत अच्छी चाल खेलता हुआ दिखाई दिया। इंडसइंड बैंक में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, वहां कोटक में भी हमने देखा आधे % तक के गेन्स बनते दिखाई दिए। SBI हल्का सा योगदान दे रहा था। फिर आए आपके टाइटन जैसे स्टॉक्स, नेस्ले जैसे स्टॉक्स, जहां पर सेकंड हाफ में तेजी देखने को मिली है। लेकिन टेक्नोलॉजी में TCS, टेक महिंद्रा जैसे ट्रेड ज्यादा जमते हुए दिखाई दिए हैं। इन्फोसिस में इतना कुछ एक्शन नहीं आया, हल्के से नेगेटिव टिक के साथ ही जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। दबाव में आज खासे मेटल कंपनियां रही हैं। हिंडाल्को, JSW स्टील जैसे स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। टाटा स्टील आधा % नीचे और FMCG में HUL हो, ITC हो, ब्रिटानिया हो, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर नरमी देखने को मिली है। तो आज मार्केट क्लोज हुआ है 18,234 पर, हाइस के करीब ही लगभग 37 अंकों का इजाफा देखने को मिला है। इधर निफ्टी बैंक 43,454, नॉट अ बैड स्टार्ट टू द एंड टू द डे आप कह सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये सब हो रहा है जहां पर डाउ फ्यूचर्स की तरफ से इशारा 300-400 पॉइंट बढ़ने का। आज याद रखिएगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी थी और वो इनफैक्ट 129 पॉइंट ऊपर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। तो एक अच्छा खासा स्विंग और जो वॉलेटिलिटी थी निफ्टी बैंक में वो इसी के बदौलत देखने को मिली। अब सीधा सौदा का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जहां पर मुकाबला नीरज और सुमित के बीच हो रहा है और रिटर्न्स ये आपकी स्क्रीन पर। बोरोसिल 4.5% ऊपर, लिथिका इंफ्रा 3.5% की गेंस, कर्नाटका बैंक में 2.5% का इजाफा, तो TCS में 1.5% तक की बढ़त। ये था सुमित के आउट परफॉर्मर्स। नीरज ने कुछ मंदी वाले ट्रेड्स रखे, जोमेटो और स्पाइस जेट, और तेजी में कैथलिक सीरियन बैंक या फिर CSB 2.5% ऊपर, तो साउथ इंडियन बैंक 6.5% ऊपर रहा। ये फिलहाल है आज का अपडेट आपकी तरफ आता हुआ सीधा में। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है इजाजत लेने का वीरू। अच्छी क्लोज माने, क्योंकि हायर ग्राउंड की तरफ ही मार्केट जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। जी हाँ, अच्छी अगर आप देखें क्लोज और ब्रेथ ठीक ठाक थी। हालांकि मिड कैप्स ने अगर आप देखें अंतिम दौर में थोड़ा सा अंडर किया, बट बहुत सारे सेक्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बट देखना होगा मंगल की इस रात US में मंगल होगा कि नहीं होगा।
और जो फ्यूचर्स में दिखाई दे रहा है वो स्पॉट में होगा कि नहीं होगा। कल फिर होगी मुलाकात आपसे मॉर्निंग कॉल में। हर्षदा की उपस्थित होंगी, मैं नीरज जी और सुमित। तब तक के लिए नमस्कार।